गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे एग्जाम का आज हमारा डे 28 है। डे 1 से हमने ये कारवां अपना स्टार्ट किया था। एक टारगेट लेकर हम लोग ये चल रहे हैं कि कंप्लीट मैथ का जो सिलेबस है, जो रेलवे एग्जाम का सिलेबस आपका, उसे हम लोग 90 डेज के अंदर कवर कर लें। ज्योमेट्री स्टार्ट कर चुके थे। ज्योमेट्री के अपने 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज ये लेक्चर 3 है। इसके अंदर मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आज ये ट्राइंगल को कंप्लीट करवा ले जाऊं, ज्योमेट्री के हिसाब से भी और मेंसुरेशन के हिसाब से भी। तो थोड़ा सा सेशन आज का अपना लंबा रहेगा, तो साथ में बने रहिएगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात, टेलीग्राम का ये चैनल आपको दिख रहा होगा वासु स्टडी IQ नाम से, इसे आप ज्वाइन करें। यहां पर डेली बेसिस पर आपको एक तो लिंक मिल जाती है क्लासेस की। मान लो किसी बच्चे की कोई क्लास पर्टिकुलर मिस हो गई थी, वो अगर उसे देखना चाहे तो टेलीग्राम पर हर डे के हिसाब से उसे लिंक मिल जाएगी कि डे 1 था, डे 2 था, डे 3 था। दूसरा, यहां पर मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवाता हूं। जो भी अपने सेशन चलते हैं वो सारी की सारी PDF आपको यहां पर मिलती हैं। प्लस में आपको एग्जाम रिलेटेड नोट्स जो बीच बीच के अंदर मैं सेंड करता रहता हूं अलग अलग एग्जाम्स के लिए कि इनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसे आप लोग पढ़ लें। नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, तो ये आपका ही एक डाउट ग्रुप है। इसके अंदर आप एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं किसी भी टाइप के, वो यहां पर आप अपने पूछ सकते हैं। अपनी PDF जो है, जो आपको मिलती है यहां पर, इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास सिर्फ एक PDF है, जैसे 1 से 25 तक के जो सेशन हुए थे उन सब की PDF को कंपाइल करके एक ही फॉर्म के अंदर मैंने रख दिया था। अब किसी बच्चे के पास अगर वो PDF है, मान लो उसे क्लास नंबर 17 देखनी है, तो वहीं पर ऊपर की तरफ लिखा होता है क्लिक हेयर फॉर वीडियो क्लास। जैसे ही वो बच्चा वहां पर क्लिक करेगा, तुरंत 17 नंबर की क्लास पर पहुंच जाएगा। चलिए भाई, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्राइंगल के अंदर हमें कई सारी बातों को डिस्कस करना है। कुछ छोटी छोटी बातों की बात करूं अगर मैं, तो ट्राइंगल का जो डिवीजन होता है वो 2 तरीके से किया जाता है। एक, आप बेस्ड ऑन एंगल्स कर सकते हैं, कोणों के आधार पर। अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। पिछला जो सेशन था उसके अंदर ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी कि ट्राइंगल बनने की कंडीशन क्या होती है और ट्राइंगल का नेचर। जब साइड्स आपको गिवन हो, क्या वो अक्यूट होगा, क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्या वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा। तो ये कंक्लूजन तो ऑलरेडी हम लोग वहां पर देख चुके हैं। इसके अलावा ट्राइंगल का एक डिवीजन होता है साइड्स के हिसाब से, भुजाओं के आधार पर। जैसे स्केलेन ट्राइंगल या फिर विषम बाहु त्रिभुज, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों जो साइड होती हैं उनकी लेंथ डिफरेंट होती है। दूसरा आपका आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, सम द्विबाहु त्रिभुज, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 भुजाएं आपकी सेम होती हैं। फिर आपका आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, सम बाहु त्रिभुज, तीनों की तीनों साइड आपकी इक्वल होती हैं। अब यहां पर एरिया की अगर मैं बात करूं, किसी भी जो ट्राइंगल का एरिया है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, उनके लिए 2 फॉर्मूले आपके पास यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब अगर इनमें से कोई बात आपको दे रखी है, वहां पर आपको कुछ भी नहीं पता है, तो सीधे सीधे आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है? तो इस छोटी सी बात को पहले मैं क्लियर करवाने की कोशिश करता हूं कि असल में देखा जाए तो ट्राइंगल का बेस क्या है और हाइट क्या है। एक मैंने रैंडम ट्राइंगल लिया, ये वाला मैंने एक रैंडम ट्राइंगल ले लिया, कोई ABC, ट्राइंगल A, B और C। अब देखो, एरिया अगर मुझे इसका लिखना है तो मैं लिखूंगा 1/2। बेस अगर मैं BC को मानता हूं, आधार अगर मैं BC को मानता हूं, 1/2 आधार, तो ऊंचाई मेरे लिए क्या होगी, जो भी आप बेस मानते हो उसके जस्ट सामने का वर्टेक्स, सामने का शीर्ष। इस शीर्ष से आप क्या करो, जिस साइड को आपने बेस माना है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। मान लेता हूं इसकी वैल्यू क्या आई, H1 निकल के, तो इसका एरिया हो गया 1/2 बेस इंटू में हाइट। क्लियर है? ऐसा भी संभव था। क्या संभव हो सकता था भाई? भविष्य में आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर मेरा मन ये कर रहा है कि एरिया निकालूं लेकिन बेस क्या लूं मैं, AB। बिल्कुल आप ऐसा भी कह सकते हैं।
बेस आपने ए बी लिया तो हाइट क्या होगी? हाइट का सिंपल सा लॉजिक है, जो आपने बेस माना है उसके सामने का वर्टेक्स देखो, इससे इसके ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ड्रॉ कर दिया, इसकी वैल्यू मान लो S2 आती है तो आप इसे कहेंगे 1/2 AB इंटू में S2। ऐसे ही अगर आपका मन करता AC को अगर आप बेस मानना चाहते हैं बिल्कुल मान सकते हैं। यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, यहां जो आकर के मिल गया ये S3 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती हैं तो आप तीनों को ही बेस बना सकते हैं। और यहां पर हाइट किस हिसाब से जज करोगे? जो बेस माना है उसके सामने का वर्टेक्स या फिर शीर्ष देखो, वहां से परपेंडिकुलर या फिर अल्टीट्यूड आप ड्रॉ कर दें, वो उसकी क्या हो जाएगी? आपकी हाइट। एसएससी में इस छोटी सी बात पर भी कई अच्छे टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं। रेलवे के अंदर देखो, ना तो मेरे प्रीवियस ईयर में कोई ढंग का सवाल देखने में आया है, तो मैं अनवांटेड आपके दिमाग को टॉर्चर नहीं करूंगा कि ये बात भी पढ़नी जरूरी है, ये भी जरूरी है। ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल संभव है, लेकिन देखो मेरा ये मानना है एक सटीक रणनीति आप रखें, जो एग्जाम तक का है उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आप चलते रहें, आपका काम चल जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एकदम ड्रास्टिक ही चेंज कर देगा एग्जाम में, कभी नहीं करता है। तो इसलिए एग्जाम रिलेटेड पढ़ेंगे। क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल मैं इंक्लूड करता हूं, ऑलमोस्ट क्वेश्चन मेरा ये फोकस रहता है कि वो सीजीएल से उठाए जाए। इसके अलावा एक बात और आप ऑब्जर्व करना, ट्राइंगल की जो हाइट है वो ट्राइंगल से बाहर भी हो सकती है। बाहर भी कैसे हो सकती है भाई? ये आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम दे दिया मैंने ABC, ट्राइंगल का नाम मैंने ले दिया ABC। अगर मैं इसका एरिया लिखना चाहूं तो 1/2, बेस आपका क्या हो गया? BC। हाइट क्या होगी भाई? BC तो ये है, इसके सामने का वर्टेक्स ये है। अब आपको भी दिख रहा है इस पर परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको साइड को आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। बढ़ाया, अब आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। और ये वाली जो दूरी A से लेकर O तक की जो दूरी है, ये आपकी बिहेव किसके हिसाब से करेगी? हाइट के हिसाब से। क्या ये बात एकदम सत्य है? मान लो ये वाली साइड आपकी 6 सेंटीमीटर होती और ये वाली साइड यहां से लेकर यहां तक 4 होती, तो ट्राइंगल का एरिया क्या लिखते? 1/2, 6 गुणा में 4 लिखा जा सकता था। चलो कैसे आया, थोड़ा सा मैं आपको ये बात प्रूफ करके दिखा देता हूं। इसी डायग्राम को हम चेंज कर देते हैं किसके अंदर? रेक्टेंगल में। आयत में इसको कन्वर्ट कर दो। कर दिया। आयत के अंदर इस डायग्राम को आपने कन्वर्ट कर दिया। ABC आपका था, इसे आपने O माना था पॉइंट को, और ये मैं ले लेता हूं D। हमने इस ट्राइंगल का एरिया क्या निकाला है? 1/2, 6 इंटू में 4 लिखा जा सकता है। अब मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है कि मेरा ये जो रेक्टेंगल है, कौन सा है रेक्टेंगल? मार्किंग कर देता हूं, इजी वे में हर बात को समझते हुए चलेंगे। BOAD। ओरिजिनली मेरे पास क्या था? आयत BOAD। इसके अंदर मैंने एक ट्राइंगल बना लिया BCA। ये तो 4 था जो कि हमारी हाइट निकल के आई थी, ठीक है। ये 6 था, इसको कुछ भी ले लो, जैसे आपका मन करे, जैसे 2 ले लो। क्लियर है? इसका मतलब रेक्टेंगल की एक साइड 8 है, एक साइड आपकी 4 है। अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? अगर आपको ट्राइंगल ABC का एरिया चाहिए तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं। आपके पास जो ट्राइंगल ABO है, राइट एंगल ट्राइंगल है ABO, इसमें से आप क्या कर दो? ट्राइंगल ACO को लेस कर दो। रीजन क्या है? समकोण त्रिभुज वाली बात तो हर बच्चे की क्लियर रहती है, तो इसलिए आपने क्या किया? ट्राइंगल ABO में से ACO को लेस कर दिया। हम जस्ट इस बात को कंफर्म करना चाहते हैं कि बाहर जो आपकी AO हाइट आई थी, क्या सच में वो इस चीज को जस्टिफाई करती है? असल में वो फॉर्मूला बनाया ही यहां से गया है। वो जो कॉन्सेप्ट आपका कि हाइट बाहर हो सकती है, क्या ये बात ट्रू है? उसको प्रूफ इसी तरीके से किया गया है। ट्राइंगल ABO का एरिया निकालोगे तो 1/2, बेस कितना भाई आपका 8, ऊंचाई कितनी आपकी 4, माइनस 1/2, इस ट्राइंगल का बेस 2 और ऊंचाई आपकी कितनी हो गई भाई 4। सोल्व करोगे, 32 में 2 का डिवीजन किया, 16 आ गया, 8, 2 से 2 कट गया, ये 4, ये रिजल्ट कितना भाई 12।
24 में 2 का डिवीजन किया 12। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल की बिल्कुल हाइट जो होती है वो बाहर भी चली जाती है। बस आपको फोकस ये रखना है, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आप हाइट किसे कहेंगे। क्लियर है भाई? इस बात में मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होगा। ट्रायंगल के अंदर 3 बेस होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, तीनों को ही आप बेस या फिर आधार मान सकते हैं। जिसे भी आप बेस मानते हैं या मानना चाहते हैं उसके जस्ट सामने जो वर्टेक्स या शीर्ष है वहां से उस साइड या भुजा पर परपेंडिकुलर या लंब आप ड्रॉ कर ले, उसको हम लोग हाइट कहते हैं। ट्रायंगल की हाइट है वो बाहर भी हो सकती है, ट्रायंगल की हाइट आपकी अंदर भी हो सकती है। ट्रायंगल की हाइट कई बार साइड की तरह भी काम करती है, जैसा कि राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। ठीक है भाई? इसके अलावा एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हीरो का बड़ा ही योगदान रहा है, हीरोज फॉर्मूला। हीरो का ये बहुत बड़ा एहसान है। अब देखो ये फॉर्मूला मस्ट है, हर बच्चे को आना चाहिए। एस का मतलब क्या है? यहां पर नोट्स के अंदर ये छोटी सी बात आप लिखेंगे, किसी ट्रायंगल की 3 भुजाएं ए बी और सी हैं। इसका जो अर्ध परिमाप है ये सेमी पेरीमीटर है। अर्ध परिमाप क्या होता है भाई? परिमाप का आधा। परिमाप या फिर पेरीमीटर क्या होती है? सर्कल के लिए उसे हम सरकमफेरेंस या फिर परिधि कहते हैं। पेरीमीटर आपकी होती है किसी भी आकृति को बनाने के लिए जितनी लंबाई की नीड होती है वो सारी की सारी पेरीमीटर होती है। जैसे आपने कोई रैंडम आकृति बनाई किसी भी टाइप की, ये वाली, अब मान लो ये लंबाई 4 थी, ये 5 थी, ये आपकी 3 थी, ये 4 थी, ये 6 थी, ये 2 थी और ये मान लेते हैं 3 थी। तो इस आकृति को बनाने में जितनी भी आपने लंबाई काम में ली है सारी को ऐड कर दो, वो क्या हो जाएगी? पेरीमीटर। किसी भी शेप को फॉर्म करने के लिए जितनी लेंथ की नीड होती है उसे हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। इसका मतलब ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या होगी भाई? तीनों साइड्स का सम, तीनों भुजाओं का योग। इसका जैसे ही आप हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, तो आपकी क्या निकल के आएगी? सेमी पेरीमीटर या फिर अर्ध परिमाप। हीरो ने रिजल्ट दिया भाई, एरिया क्या लिखोगे? अंडर रूट एस, एस में से एक भुजा, एस में से दूसरी भुजा और एस में से आप तीसरी भुजा लेस कर देंगे। ठीक है? हालांकि इसके ऊपर मैं आपको एक सवाल करवाऊंगा, कई अलग अलग जगह इसको हम लोग अप्लाई करना भी सीखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे मेरी तरह जिनको मैथ्स इजी वे में नहीं समझ में आता, तो वो जो ये चाहते हैं कि सर स्पीड में थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा लेकिन सवाल नहीं छूटना चाहिए। तो स्पेशली रेलवे के अंदर ऐसी संभावना है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत हाई फाई लेवल का मैथ्स नहीं आता कि यार छोटी से छोटी बात को, हालांकि मैं एक एक बात आपको लिखवा दूंगा कि आप ये ध्यान रख लें तो आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी, आप ये ध्यान रख लें तो आप उस बात को भूल भी गए तो आपका सवाल जरूर सोल्व हो जाएगा। ये जरूर है कि भी स्पीड उससे मेंटेन नहीं हो पाएगी। देखना, जैसे मान लो आपको साइड दे रखी हो 8, 10 और 12। ठीक है भाई? इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है। एग्जाम में यूज करने का तरीका समझना। एरिया निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर, तीनों को जोड़ा, 12, 10, 22, 8, 30 लिखा, 30 हो गई सेमी पेरीमीटर, तो 15 क्या होगी? सेमी पेरीमीटर। अब एरिया लिखना, ये चीज तो स्क्रीन पर आपके सामने कंप्यूटर पर, एरिया लिखोगे तो अंडर रूट 15, एस आ गया, एस में से पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, 8 लेस करोगे तो कितना बचेगा भाई? 8, 7, 15, 10 और 5, 15, 12 और 3, 15। 15 में से ये सारी चीजें लेस करनी थी। 5 गुणा 3, 15, 15 बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बच गया? 7। तो यूज करने का तरीका ये है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम हॉल में बैठ करके चित्रकारी कर रहे हैं इस हिसाब से एस निकाला, फिर फॉर्मूले में 15 गुणा 15 माइनस 8 गुणा 15 माइनस 10 गुणा 15 माइनस 12, नहीं, इस टाइप का वाहियात काम नहीं करना है। जितने भी एक्सपेरिमेंट करने हैं आपको एग्जाम से पहले करके रखें। चलिए भाई, अब एक एक करके हम लोग यहां से बात कर लेते हैं हर चीज की। असल में देखा जाए तो आपको हीरोज फॉर्मूला तो ध्यान रखना ही रखना है। रीजन क्या है? हीरोज फॉर्मूला आपका काम चला देगा और दूसरा यूनिवर्सल फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू में हाइट। क्लियर है भाई? सबसे पहले आपको दिख रहा है स्केल एंड ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज के अंदर अगर आपके पास हाइट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 3 भुजाएं हैं,
आप सिर्फ और सिर्फ हीरो का फॉर्मूला काम में लेंगे, इसके अलावा और किसी भी बात में नहीं पढ़ेंगे। अगर किसी बात में पढ़ेंगे तो फिर वही समस्या पैदा होगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं, अगर मेरे पास ट्राइंगल स्केलेन आ गया, विषम बाहु आ गया, तो हमें प्रीफर किसको करना है? हीरोज फॉर्मूला को याद करना है, वो मस्ट है। सम द्विबाहु त्रिभुज आ गया, सम द्विबाहु त्रिभुज वाली बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, ठीक है भाई। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें फॉर्मूला नहीं ध्यान रहता, ठीक है, हर चीज का समाधान कर दूंगा मैं। सम द्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड आपकी इक्वल होंगी, आपको तीनों इक्वल लग रही होंगी, मुझे भी तीनों इक्वल लग रही हैं, तो इसको चेंज करते हैं। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल की हम लोग बात कर लेते हैं, जिसके अंदर दो भुजाएं आपकी इक्वल होंगी। ये ट्राइंगल लिया, ये भुजा मैं बेस मान लेता हूं, बी नाम दिया, इस भुजा को मैंने ए नाम दिया, ठीक है। एक तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा तो क्या करेंगे? या तो आपको याद हो, नहीं याद है तो एक छोटी सी बात आप ध्यान रखना कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया लिखते हो 1/2 बेस इंटू में हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लिखा जाता है। एग्जाम में सीधे ध्यान रहे, अच्छी बात है, नहीं ध्यान रहे ये बात तो ध्यान रखनी है। यूनिवर्सल की जो बात लिखाई थी, अब यहां से आप क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। दोनों तरफ साइड इक्वल है तो परपेंडिकुलर हमेशा ही मिड में आता है। अब इस बात में आपको मैं नहीं घसीटना चाहता, क्योंकि ये पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है आपका कोंग्रुएंसी का, सर्वांग समता का, जिसे हमें पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। सिमिलरिटी एंड कोंग्रुएंसी की हमें यहां नीड नहीं होगी। इसका मतलब ये लंबाई हमारी बी थी तो दो बराबर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो मैं कह सकता हूं ये लंबाई b/2 एंड ये लंबाई भी b/2। इससे मैंने h मान लिया। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ये वाला जो ट्राइंगल आपको लेफ्ट वाला दिख रहा है, एक साइड आपकी b/2, एक साइड आपकी h, एक साइड आपकी a। h की वैल्यू क्या होगी भी? राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस। आपको h निकालना है तो अंडर रूट में हाइपोटेनस कर्ण का स्क्वायर माइनस ये वाला पार्ट इसका स्क्वायर, b/2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहां से आप h की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है भाई। स्क्वायर कर दूंगा, नीचे 4 आएगा, अंडर रूट में 4 तो नीचे आ गया, एलसीएम ये क्या हो गया 4a² माइनस का b², ये बाहर आ जाएगा तो आप लिख सकते हो 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b²। इसी बात को उठा करके आप यहां पर रख दें, ठीक है भाई। यहां रखोगे तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, एरिया क्या आया 1/2 इसके पास था, बेस की वैल्यू आपने b ले ली, हाइट आप फाइंड कर चुके हैं, यहां पर h की जगह ये वैल्यू रखनी है, तो 1/2 से गुणा होके 1/4, इसकी जगह b है तो b/4 तो आपने लिखा, और ब्रैकेट में आपके पास क्या आ गया 4a² माइनस b²। तो ये आपका हो गया रिजल्ट, लिखा जा सकता है। एग्जाम में आपकी एग्जाम या फिर स्टेट लेवल की जो एग्जाम होती है, कई बार एग्जामिनर सीधे सीधे फॉर्मूला पूछ लेता है। याद रहे बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो मेरा ये उद्देश्य रहता है कि किसी भी स्तर का स्टूडेंट हो, कम से कम वो सिंसियरली अगर मेहनत कर रहा है, जैसे जैसे उसको गाइड कर रहे हैं उस वे के अंदर वो चल रहा है, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि साइड में कुछ चीजें जो संभव हो सकी हैं, टीचर एटलीस्ट उन चीजों को तो सिखाए, जिससे कि उसका एग्जाम में सवाल ना छूटे। क्लियर है भाई। अब यहां से थोड़ा सा मैं मुद्दे की बात कर लेता हूं कि मान लो कल को आपको सवाल ऐसा पूछ ले, ठीक है भाई। ये कब ध्यान रखना है फॉर्मूला? जब आपसे फॉर्मूला पूछे तभी ध्यान रखना है। भविष्य में आपसे एक सवाल पूछ ले कि बताओ जरा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं 8, 8 और 6 हैं। एक भुजा 8 है, दूसरी 8 है और एक 6 है। इसका एरिया क्या होगा? एक बच्चा सोचेगा कि दोनों साइड जो सेम होती है वो a लिखी जाती है, ये b लिखी जाती है। b/4 करेगा तो यहां से क्या आ गया भाई 6/4 अंडर रूट 4 गुणा में a², तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर आपका हो गया 36। ठीक है भाई, लिखा जा सकता है यहां से। इसे आप सोल्व कर लें, या यहां से आप ऐसा करो 9 गुणा 4 है, ये आपके पास 4 है, 4 कॉमन ले लोगे, अंडर रूट बन के आएगा बाहर 2, तो इसका मतलब ये 2 से कटेगा, ये 2 बन जाएगा, 4 यहां से गायब और यहां पर सिर्फ आपके पास 9 बचा।
64 में से आप 9 को लेस कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा भाई, यहां पर 55 बचेगा। तो यहां आप लिख सकते हो 3√55, ये रिजल्ट होगा। देखो चीजें मैं सिखाता हूं, जल्दबाजी में नहीं सिखाता। कई कलाकार बच्चे कहते हैं कि सर ये नेक्स्ट पर आ जाओ, ये आता है वो आता है। एक छोटी सी बात आप समझना, अगर आपको मैथ्स आ ही रही है, आपने ट्राइंगल पढ़ ही रखा है, तो फिर आपको मेरी या XYZ किसी और टीचर की नीड क्यों पड़ी। अगर आपको नीड पड़ रही है, आप ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये टीचर कहीं ना कहीं चीजों को लेकर के चलता है, ऐसी चीजें भी बताता है जो मुझे नहीं आती या एग्जाम के रिलेवेंट होती हैं, जो काम को आसान कर देती हैं, तो इसका मतलब थोड़ा सा पेशेंस बनाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने कोई जीवन में गुनाह कर दिया है पढ़ाई लिखाई करके, नहीं, आप पेशेंस रखें। मुझे तो हर जो लास्ट पर भी बैठा हुआ बच्चा है, एकदम लास्ट कॉर्नर के ऊपर बैठा हुआ बच्चा, समझ के हिसाब से जिसकी मैथ्स की समझ उतनी बेहतर नहीं है, उसको भी देखना पड़ता है। हो सकता है बीच के अंदर कहीं हो और आप चाहते हैं कि यहीं से लाइन शुरू हो, इससे आगे तक का है, ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं हो सकता। अब एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, अगर एग्जामिनर आपसे सवाल यही करना चाह रहा है, यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा है, 3 साइड दिख रही है आपको अच्छे से, 3 साइड दिख रही है, क्यों ना हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करें। सेमी पेरीमीटर देखना, 8 8 16 और 6 22, 22 का आधा कर दिया 11, तो अंडर रूट में क्या आ गया भाई 11। 11 में से 8 चला गया, आपके पास कितना बचा 3, फिर 8 चला गया 3, फिर 6 चला गया 5, 11 और ये 3 बाहर आ जाएगा आपका, 3 गुणा 3 है, 11 गुणा 5 55। तो देखो आप थोड़ा सा चीजों को अंडरस्टैंड करें। एग्जामिनर ये सवाल क्यों पूछता है? एग्जामिनर सवाल इसलिए पूछता है, आज भी स्टेट लेवल की एग्जाम्स के अंदर, कि वो ये चाहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का जब नाम देंगे तो बच्चा फॉर्मूला अप्लाई करेगा, फॉर्मूले में ए बी को इधर उधर कर देगा। अगर वो उसे अगर ये कंफ्यूजन हुआ ए क्या था या बी क्या था, तो उसके लिए समस्या पैदा होगी, प्लस इसकी कैलकुलेशन में टाइम किल होगा। तो ये फॉर्मूला बस इसीलिए है, किसी दिन अगर आपसे ये पूछ ले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सीधे लिखो। नहीं पता चल रहा है कैसे निकाला जाता है, ये बात मैंने एक्सप्लेन कर दी। अगर एरिया पूछता है, हीरोज फॉर्मूला जिंदाबाद। ठीक है भाई, आगे चल लेते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो फिर देखना जरा, अपने पास अगला ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, तीनों साइड आपकी इक्वल हो गई हैं, ये साइड ये साइड ये साइड, तो ये साइड ए, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है भाई, अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो देखना जरा, यहां से सेमी पेरीमीटर मेरी कितनी है, तीनों साइड 3a, हाफ कर दोगे 3a बाई आपका क्या आ गया 2, 1.5a आ गया। जब आप एरिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, सीधे सीधे आप लिखेंगे 3/2 में a। s में से a निकालोगे तो 2ls होगा, ये क्या बनेगा a/2। दूसरी भुजा निकालोगे वो भी a/2, तीसरी भुजा इससे लेस करोगे वो भी a/2। लिखा, 2 बार 4 बार, तो इसका मतलब a² बाहर आ गया, अंडर रूट 3 बचा, नीचे देखना 4 गुणा 4, तो अंडर रूट 3 तो मेंटेन रह गया, नीचे पूरा 16 बन रहा था, अंडर रूट होकर के 4 आ गया, a की पावर 4 है, a की पावर 2 बचेगी। एक तरीका तो आपका ये हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी फॉर्मूला नहीं आता और आपको हीरो का फॉर्मूला आता है, जैसे आपसे ये कह दे कि एक ट्राइंगल की साइड्स जो है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 6 सेंटीमीटर है, आप इस बात में कंफर्ट नहीं है, बात तो आसान है, ये 6 गुणा 6 36 में 4 का डिवीजन 9√3 दिख रहा है मुझे, कि आप इसे डायरेक्ट एरिया निकालते तो 9√3 रिजल्ट आ जाता। मान लो कोई बच्चा ऐसा भी है जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है और इस लेवल पर भी कंफर्ट नहीं है, हीरो का फॉर्मूला आप ध्यान रख लेना। ठीक है, और 1/2 बेस एरिया इंटू हाइट यूनिवर्सल फॉर्मूले हैं, इतना काम तो देखो आपको करना पड़ेगा। 6 6 6 12 18 होगी, सेमी पेरीमीटर कितनी आ गई 9, तो 9 में से क्या करोगे, 9 लिखा, एस में से पहली भुजा लेस की 3, फिर 3 फिर 3, देखना जरा, 9 तो ये है, 9 ये है, तो 9 तो बाहर आ गया स्क्वायर होकर के, 9√3 आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है भाई,
एरिया हमने निकाल लिया। हमें थोड़ा सा यहां पर एक और चीज की नीड होगी, इस इक्विलेटरल की जो ट्राइंगल है इसकी हाइट के लिए क्या करना है भाई, सीधे सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दो साइड इक्वल है तो एकदम मिड में आ जाएगा ये वाला पार्ट। पूरी दूरी आपकी a थी तो इसका मतलब ये पार्ट आपका a/2 एंड ये वाला पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा a/2। इसे मैंने नाम दिया h की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो देखना जरा, 90 के सामने मेरे पास हाइपोटेनस है तो अंडर रूट में मैं लिखूंगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, माइनस यहां से यहां तक की जो मेरे पास दूरी है वो मेरी क्या है, बेस। इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बटा में क्या आ जाएगा, 4। पूरा मामला अंडर रूट में है, 4 एलसीएम लोगे, अंडर रूट के अंदर आपने 4 एलसीएम लिया, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर लेस करोगे 3a स्क्वायर आ जाएगा। इसे सोल्व करोगे तो अंडर रूट 3a और नीचे क्या आ गया भाई 2, तो रूट 3/2a आपकी क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट लिखा जा सकता है। तो यहां से देखो हमने कुछ कंक्लूजन निकाले। कंक्लूजन किस टाइप के निकाले हैं भाई, एरिया के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है। आपको क्यों आना चाहिए, क्योंकि उस पर बेस्ड आपसे सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा हीरोज का फॉर्मूला, जैसा इसका नाम है बिल्कुल ये हीरो की तरह ही बिहेव करता है, तो वो भी आपको आना चाहिए, जिससे कि हमें कैसा भी ट्रायंगल के एरिया का सवाल दिया, हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता है, हीरोज फॉर्मूला पता है, हम उसका रिजल्ट बता सकते हैं। आगे वाली टर्म आपको दे रखी है अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या। ये पार्ट देखो रेलवे के हिसाब से बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन जो मैं बात बताना चाह रहा हूं एटलीस्ट वो वाली बात तो आप ध्यान रख लेना। असल में देखा जाए इन रेडियस होती क्या है, अब यहां से एसएससी की लाइन थोड़ी डिफरेंट बन जाती है और रेलवे और स्टेट लेवल की एग्जाम की लाइन थोड़ी डिफरेंट बन जाती है। एसएससी में हर चीज को मेजर किया जाता है कि जैसे इन सेंटर है वो कैसे, इन रेडियस कहां से आई, इन सेंटर से आई। इन सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर के बाइसेक्ट जहां पर करते हैं वो आपका इन सेंटर होता है। आगे आपको सरकम रेडियस या परित्रिज्या दिख रही होगी, सरकम सर्कल का जो सेंटर होता है उसे सरकम सेंटर कहते हैं, उसकी रेडियस को सरकम रेडियस कहते हैं। कहां से आई, ये क्या आया, ये वो क्या आया, ये सारा काम एसएससी का है। क्यों, एसएससी इसके ऊपर लगातार सवाल पूछता है और सवालों का स्तर भी बहुत अच्छा होता है। तो यहां से अपनी लाइन चेंज होगी। हम लोग एसएससी वाली लाइन को एक बार स्किप कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूं वो सारी की सारी एसएससी के बच्चे को भी आनी चाहिए, कंपलसरी है। तो अपने जो काम की बात है, पहले तो ये फीलिंग आप डेवलप करो कि असल में देखा जाए तो इन रेडियस क्या बवाल है। तो देखना जरा, आपके पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इसके अंदर आप बड़े से बड़ा सर्कल बनाते हो, एकदम बड़े से बड़ा। बड़े से बड़ा जब आप सर्कल बनाएंगे तो वो क्या होगा, वो तीनों साइड को टच करेगा, तीनों साइड को टच करेगा। और इस सर्कल को, इस वृत्त को नाम दिया जाता है इन सर्कल, इन सर्कल, अंतः वृत्त, इसे नाम दिया जाता है अंतः वृत्त। क्लियर भाई। इसका जो सेंटर होता है, इसका जो सेंटर होता है उसे कहते हैं इन सेंटर, इसे कहा जाता है इन सेंटर। हिंदी में अगर आप इसे कहेंगे तो ये होगा आपका अंतः केंद्र, ठीक है भाई। और यहां से कहीं भी आप सरकमफेरेंस को मिला दो इसकी को, ये जो आपकी स्मॉल आर है इसे जनरली स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपकी होती है इन रेडियस। इन रेडियस या फिर हिंदी में इसे हम लोग कहें तो ये हमारी हो गई अंतः त्रिज्या। क्लियर भाई। अंतः त्रिज्या का यूनिवर्सल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो मैं सीधे शब्दों में ही इसको लिख देता हूं। इन रेडियस का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, चाहे वो आपको कैसा भी ट्राइंगल दे दे, आपको कैसा भी ट्राइंगल दे दे, एरिया जो है आपका वो फाइंड करने वाली बात मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस की है कि एरिया कैसा भी ट्राइंगल हो, ट्राइंगल है कितने, आइसोसेलेस, आपका स्केलेन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल।
तो 4 गिने चुने टाइप के आपके ट्राइंगल होते हैं। एरिया निकाल सकते हो आप, हीरोज फॉर्मूला जिंदाबाद आपका। दूसरा सेमी पेरीमीटर, भाई तीनों साइड ही दे दी, सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप भी आप निकाल सकते हैं, इसे मैं लिख देता हूं, ये हमारी होती है सेमी पेरीमीटर। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक छोटी सी बात और बता देता हूं, एसएससी के भी कई बच्चे देख रहे होंगे, ये जो बनता है ये आपका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से बनता है, आंतरिक कोण समद्विभाजकों से। पिछली क्लास में एक रिजल्ट हमने निकाला था कि एसएससी के बच्चे तो उस रिजल्ट को ध्यान रखेंगे जब एसएससी के हिसाब से ज्योमेट्री चलेगी, बिल्कुल इसका जैसा हम लोग आज पढ़ रहे हैं उसका एकदम डिफरेंट आपको तरीका मिलेगा पढ़ने और पढ़ाने का। ठीक है भाई, रीजन क्या है? जो एग्जाम आपको ये कह दिया कि ये चैप्टर इस एग्जाम के लिए पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब उस चैप्टर के अंदर इधर उधर कुछ होने के चांसेस है नहीं। एक तो मैं जो करवा रहा हूं वो करो, पैरेलल में मैं काम भी बताता हूं। मैंने कहा शारदा वाली बुक लगाया करो, रेलवे के बच्चे, स्टेट लेवल के एग्जाम के बच्चे, इतना आप कर दो यार, मैथ के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऑटोमेटिक, सीख भी जाओगे। ठीक है भाई, ये आपको क्या ध्यान रखना है रेलवे के बच्चे, एक तो स्मॉल आर की वैल्यू इन रेडियस की वैल्यू होती है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया किसका है भाई? सर्कल का नहीं है ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अपॉन में सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। कैसा भी ट्राइंगल दे दे आप उसकी स्मॉल आर निकाल सकते हैं। कोई आपके पास ट्राइंगल है, उसके अंदर बड़े से बड़ा जब आप सर्कल बनाते हैं, तीनों साइड को टच करता है, उसे हम लोग इन सर्कल या फिर अंतःवृत्त कहते हैं। उसके केंद्र को अंतः केंद्र कहा जाता है। आंतरिक कोण समद्विभाजकों से ये आपका बनता है, उसकी त्रिज्या अंतः त्रिज्या या इन रेडियस कहलाती है। इन रेडियस की वैल्यू होती है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ठीक है भाई, अब एक छोटा सा काम मैं और बढ़ा रहा हूं कि कुछ बच्चों की मैथ्स का स्तर थोड़ा सा ठीक होता है, तो उनके लिए कोई एक काम बढ़ जाएगा। देखो, सवाल आपका इस फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा स्पीड भी अगर मेंटेन करें तो थोड़ा सा देखना जरा, अगर आपका ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में बेस परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनस। ठीक है भाई, यहां से अगर आप स्मॉल आर की वैल्यू लिखेंगे तो ये आती है बेस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस डिवाइड बाई 2। इसे मैं यहां पर प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, रीजन अपना जो काम है, अपनी जो एग्जाम है उसके हिसाब से अपना काम दौड़ेगा। अगर आपका ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है अगर आपका, साइड इसकी ए और ए, यहां से अगर आप स्मॉल आर लिखोगे तो ये आती है a अपॉन में 2√3। कहां से निकाली भाई? या तो यहां से निकाल लो, यहां इसका सेंट्रोइड बनाया जाता है। ठीक है, वो थोड़ी सी बात हटके होगी, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है भाई, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर से भी वो आपका रिजल्ट निकल के आता है। अब थोड़ी सी बात और बदलते हैं हम लोग, हमें और क्या देखना है। अगला पार्ट आप देख रहे होंगे सरकम रेडियस या फिर परित्रिज्या। ठीक है भाई, कैपिटल आर से लिखते हैं। ये क्या है ये मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा कुछ इस हिसाब से। देखना, मेरे पास एक रैंडम ट्राइंगल था, मेरे पास एक ट्राइंगल था, इसके तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्षों से गुजारते हुए मैंने एक सर्कल बनाया। ठीक है भाई, असल में अपने कंफर्ट के लिए मैंने सर्कल पहले बनाया, उसके अंदर ट्राइंगल को बाद में फिट किया है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, आपके पास एक त्रिभुज है, इसके तीनों शीर्षों से गुजरते हुए आप एक अगर वृत्त बनाते हैं तो इस वृत्त को कहा जाता है परिवृत्त। परिवृत्त को इंग्लिश में आप कह सकते हैं सरकम सर्कल। क्लियर? सरकम सर्कल, इसका कहीं भी सेंटर होगा, इस सर्कल का जो सेंटर होता है उसे कहते हैं हम लोग परिकेंद्र। परिकेंद्र क्लियर है भाई? इसका नाम मैं दे देता हूं, जैसे ए बी सी और ये ओ। इंग्लिश में कहोगे तो ये हो जाएगा आपका सरकम सेंटर। आप यहां से इसको मिला दो, ये क्या आपकी रेडियस, रेडियस नॉर्मल सी बात है भाई, सेंटर से सरकमफेरेंस को मिलाओगे तो यहां देखो सेंटर से चाहे ओ ए को मिला दो, चाहे आप ओ बी को मिला दो, चाहे आप ओ सी को मिला दो, ये सारी की सारी आपकी क्या है, कैपिटल आर। सरकम रेडियस, इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, यूनिवर्सल फॉर्मूला। सरकम रेडियस निकाली जाती है a इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाई 4 इंटू में एरिया। ठीक है भाई,
अब ABC जैसा आपको नाम है, पता चल रहा होगा यहाँ पर सर्कल की तो साइड हो नहीं सकती, सर्कल की साइड तो इनफाइनाइट होती है, ठीक है, उतना गहराई में भी नहीं जाना, ये मान के चलो सर्कल की साइड नहीं होती है, बस सर्कल गोल होता है। 4 इंटू एरिया, एरिया किसका भाई, ये ट्राइंगल का, ठीक है भाई। यहां से तो अपने ये दो आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, रट्टा वैसे नहीं बैठाना, पता होना चाहिए इन सर्कल क्या होता है, सरकम सर्कल क्या होता है, अंतःवृत्त अंतः त्रिज्या, परिवृत्त परित्रिज्या पता होना चाहिए, स्मॉल आर एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, कैपिटल आर ABC अपॉन में 4 इंटू एरिया। अगर आप इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कैपिटल R निकालते हैं तो ये सीधे भी निकल के आ जाती है हाइपोटेनस डिवाइड बाई 2। अगर आप इसके लिए ये निकालना चाहते हैं कैपिटल R, ये इसकी जस्ट डबल हो जाती है एरिया अपॉन में √3, सॉरी A अपॉन में √3। रेलवे के हिसाब से बस इस बात को स्टार मार्क कर लेना, जिन बच्चों ने पहले कुछ पढ़ रखा है इस टाइप का वो एक्स्ट्रा बात ध्यान रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे अगर सवाल आपका बनता है राइट एंगल ट्राइंगल से या इक्विलेटरल ट्राइंगल से, वो हिट जल्दी हो जाएगा, काम अपना इससे भी चल जाएगा, इससे बाहर की आपको नीड नहीं पड़ेगी। इतनी सारी चीजें हो गई। नीचे देखना स्पेशल केसेस फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल से जुड़ी हुई एक दो बात और देख लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल से जुड़ी हुई बात थी वो इतनी की इतनी आपकी बन गई, ठीक है। फिर भी मैं एक आधा रिजल्ट और है वो आपको और लिखवा देता हूं, जिससे चीजें थोड़ी आपके लिए आसान हो जाए। सेशन अगर आपको ठीक लग रहा है तो एटलीस्ट लाइक जरूर कर दें। शेयर वाला काम तो मेरे ख्याल से आजकल आप लोगों ने बंद ही कर रखा है कंप्लीटली। डे बाय डे इतना डेडिकेशन चल रहा है, कहीं इधर उधर भी देखने को नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से आपको। एटलीस्ट PDF को जरूर शेयर किया करें, और ज्यादा ना करें तो। हमने अभी अभी एक रिजल्ट निकाला कि स्मॉल r जो होती है वो होती है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। कैपिटल R जो होती है वो ABC तीनों साइड का मल्टीप्लाई अपॉन में 4 इंटू में एरिया लिखा जा सकता है। इक्विलेटरल में थोड़ा सा ध्यान रखना, इक्विलेटरल में कई सारी चीजें होती हैं। जैसे ही आप यहां पर मिड को मिलाएंगे, एकदम मिड पॉइंट को मिलाएंगे, साइड ये भी A है, ये भी आपकी A है, और ये वाली साइड भी आपकी A है, ठीक है भाई। ये वाली जो लेंथ है आपको दिख रही है ये H है आपकी, ठीक। H को लिखा जाता है √3/2 इंटू में साइड, √3/2 पीछे निकाल के देखा था। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए स्मॉल r आप निकालते हैं वो होती है A अपॉन में 2√3, और कैपिटल R होती है आपकी A अपॉन में √3। इस हाइट के बराबर मैं M भी लिख सकता हूं। M से मेरा मतलब होता है मीडियन। मीडियन एक बहुत ही वास्ट सा पार्ट है, मतलब इसी का हिंदी में इसे हम माध्यिका कह सकते हैं। थोड़ा सा एक बार देख लो, रेलवे में उम्मीद नहीं है मुझे, इसलिए मैं जबरदस्ती घसीटूंगा भी नहीं। मीडियन है क्या एक्चुअल में, कोई भी आपके पास ट्राइंगल है, आपने एक वर्टेक्स को चुना, उसके बाद आपने सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया, बस इसी को मीडियन का नाम दिया जाता है माध्यिका। जहां पर दो या तीनों की तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, जैसे आप इसको भी मिला दें, आप इसको भी मिला दें, तो ये बनता आपका केंद्रक, ठीक है। इसकी आपको नीड नहीं होगी। हालांकि पीछे कई दिन हो गए मैंने एक PDF दी थी, उसके अंदर इस टाइप का सारा सिस्टम था कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की मेरे ख्याल से 25 पेजेस की एक PDF बना के दी थी, हैंड रिटन करके दिया था मैंने, कि SSC का जो भी बच्चा है, CDS का जो भी बच्चा है, उसको ये PDF अच्छे से आनी चाहिए। कुछ पार्ट तो उसका यहां पर आपका कवर हो जाएगा, तो ये आपकी थोड़ी सी हटके बात थी, तो इसलिए मैंने मीडियन का। जब आप इसका अंदर का सर्कल बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा होगा, उसका सेंटर कहीं यहाँ होगा। बाहर वाला बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका भी सेंटर आपका यहीं पर होगा। यहीं पर आपका अंतः केंद्र होता है, यहीं पर आपका परिकेंद्र होता है। माध्यिकाओं से अगर बनाना चाहते तो आपका केंद्रक भी यहीं होता, और भी कई सारे सेंटर होते हैं, ठीक है भाई। तो ये वाली जो दूरी होती है असल में ये तो स्मॉल r, क्योंकि छोटे सर्कल की रेडियस है, और ये वाली जो होती है पूरी की पूरी ये वाली, ये क्या कहलाती है आपकी कैपिटल R।
तो आपको क्या ध्यान रखना है, सीधे अगर लिख सकते हो तो ये ठीक है, बाकी इससे आपका काम दौड़ जाएगा। रेलवे में जैसे सवाल आएंगे कि ट्रायंगल दे दिया, स्मॉल आर कैपिटल आर, आपसे पूछ रहा है हीरो का फॉर्मूला, इसके साथ दूसरी चीज मैं अटैच कर रहा हूं, इसके साथ आपको एक तो हीरो का फॉर्मूला पता हो और ये दो बातें आपको पता हो, आपका काम बिल्कुल धड़ल्ले से चलेगा, चाहे वो स्मॉल आर पूछे चाहे वो आपसे कैपिटल आर पूछे। तो आई होप यहां तक की सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ सवालों की तरफ मूव करते हैं, ठीक है भाई। कई बच्चे क्या डिसलाइक मारना स्टार्ट कर देते हैं, तो देखो रेलवे है तो मतलब रेलवे है। जब एसएससी के लिए पढ़ाया, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको पढ़ाया एसएससी के लिए, 10 लेक्चर लिए मैंने एकदम धूमधाम से, मेरे ख्याल से 150 के आसपास सवाल वहां पर हमने डिस्कस किए। तो आप अपने हिसाब से चीजों को जज ना किया करेंगे, टीचर बड़ा ही वाहियात है, ये पढ़ा देता तो क्या हो जाता, ये पढ़ा देता तो क्या हो जाता। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं कि हर एक एग्जाम का एक पैटर्न होता है, प्लस में अपने पास टाइम, अगर यही टाइम मान लो 150 दिन होता, बिल्कुल मैं आपको रेलवे के अंदर भी प्रैक्टिस के लिए भी मैं ये नहीं कहता कि आपको भाई साइड से कोई किताब खरीदनी है, नहीं, जितना मैं कंटेंट दे रहा हूं उतना का उतना करते जाओ। अब मैंने ऐसी कोई हेडेक नहीं ली, फालतू का कोई वादा नहीं किया आपसे, मैं ये कह रहा हूं ये है पैरेलल में शारदा वाली बुक है, उसको लगाते रहो, ठीक है। मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर देना जैसे ही आपकी एग्जाम नजदीक आए, उससे 1 महीने पहले। तो इतने में क्या आपके अंदर जो सिली मिस्टेक्स आप करते हैं वो सारी की सारी दूर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। 481 सवाल हमने डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 482 पर आ जाते हैं, देखना जरा। एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में। त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, सबसे छोटी भुजा क्या होगी। पहले तो ये जो रेशियो दे रखा है सिंप्लीफाई करो इसको। देखो जैसे आपको 2:5 दे रखा है, अगर मैं इसको दोनों को ही 4 से गुणा कर दूं, 8 अनुपात मेरा क्या बनेगा भाई 10। फिर सिंप्लीफाई करोगे यही बात 2:5। क्या कंक्लूजन निकला, अगर चीजें अनुपात में हैं, दोनों संख्याओं को आप अपने मन से किसी भी एक संख्या से मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप उससे डिवाइड कर दो, आपका रिजल्ट जो है वो निकल के क्या आएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और वो गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। तो 2 हटाओ 3 हटाओ 4 हटाओ, सबको क्या कर दो भाई 12 से गुणा कर दो, तीनों को 12 से करोगे 1/2 इंटू 12 कितना आ जाएगा 6। अगली बात 1/3 से करोगे कितना आ जाएगा 4। 1/4 से करोगे कितना आ जाएगा आपका 3। लिखा जा सकता है। एक भुजा 6 है, एक 4 है, एक 3 है। 6 4 10 और 3 13 हो गया। सवाल सोल्व हो गया मेरे ख्याल से। 13 असल में पेरीमीटर को बता रहा है ना, पेरीमीटर टोटल कितनी हो गई भाई 52। 4 गुणा किया, सबसे छोटी भुजा दिख रही है आपको, 4 से गुणा कर दिया यहां पर भी, तो रिजल्ट कितना आ गया 12। बस इतना सा पार्ट आपको सिंप्लीफाई, इतना ही लिखना था। वैसे एग्जाम के अंदर इतना ही, आगे की चित्रकारी नहीं करनी है। रीजन क्या है, कैलकुलेशन आसान है। 6 4 10 और 3 13, 13 गुणा 4 52, सबसे छोटी भुजा आपकी 3 है, 3 को 4 से करोगे रिजल्ट आपका आ जाएगा 12। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 483। 483 की बात करें हम लोग, सबसे पहला काम आप लैंग्वेज को रीड करें इसकी को। क्वेश्चन नंबर 483। देखो सवाल ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रेलवे के हिसाब से काफी इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। 2 त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है, ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, इनके आधारों का अनुपात क्या होगा। बेटर क्या रहेगा भाई, ट्राइंगल 1 लिया आपने और अपोन में ट्राइंगल आपने क्या लिया 2 लिया। पहले ट्राइंगल का एरिया जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2, और दूसरे का जब आप लिखेंगे तो 1/2 इंटू में। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो रिजल्ट अपना निकल के आएगा वो क्या आएगा, इसका एरिया 4 होगा, इसका क्या होगा 3 होगा। ऊंचाई का अनुपात 1/2 आधार, आधार को मैंने मान लिया बेस 1 और इसका आधार मैंने मान लिया बेस 2। पहले की ऊंचाई कितनी है भाई 3 और दूसरे की ऊंचाई कितनी है 4। इतना पार्ट आप लिखते, ये एग्जाम में नहीं लिखना था। एरिया जब आप लिखेंगे 1/2 से 1/2 वैसे ही कट जाना था। तो आप कह सकते हैं कि बेस 1 अपोन में बेस 2 का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा
4 गुणा 4 आपका 16 अपोन में 3 गुणा 3 9, 16:9। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, एग्जाम में क्या करना था थोड़ा सा देखना। एग्जाम में 1/2 लिखने की नीड नहीं थी, छोटे छोटे सुधार हैं भाई। 2 बार 1/2 लिख रहे हो, एरिया भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, 10 सेकंड भी वेस्ट हो रहे हैं, क्यों वेस्ट करते हो? प्रयास करो, जितना ज्यादा यहां प्रयास करोगे एग्जाम के अंदर उसका 50% भी इंप्लीमेंट कर गए तो भी आपका टाइम बचेगा। किसके कंपैरिजन में? एक बच्चा जिसको आपके जितना ही नॉलेज है लेकिन एग्जाम में अटेम्प्ट करने की अप्रोच उसकी डिफरेंट है, तो आप वहां पर ऑटोमेटिक लीड ले जाएंगे। चलिए भाई, 483 अपना हो गया। सवाल नंबर 484 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 484, देखना जरा। किसी त्रिभुज का आधार जो बेस है वो 15 सेंटीमीटर है, हाइट आपकी 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है और आधार 20 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल का दुगुना आधार 20 सेंटीमीटर है। क्या है भाई, क्या पूछा है? अन्य त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है भाई, ऊंचाई निकालनी है। देखो, पहले वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया जब आप लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? 1/2। बेस आपको गिवन है 15 और हाइट आपको गिवन है कितनी? 12। ये पहले ट्राइंगल का एरिया हो गया। अब इसने क्या कहा? एक त्रिभुज जिसकी ऊंचाई आपको फाइंड करनी है, क्षेत्रफल क्या है? इसका जितना भी था इसका जस्ट डबल, बराबर जो हम नया ट्राइंगल बनाएंगे उसका एरिया 1/2। बेस उसका आपको दे रखा है 20, हाइट मान लेते हैं हम लोग h। जब दोनों का कंपैरिजन करोगे तो 1/2 लिखने की नीड नहीं थी। एग्जाम में स्टार्ट आप यहां से ले सकते थे। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो देखना जरा। 15 गुणा 2 30, 30 की वजह से एक 0 कट जाएगा, 3 बचेगा, 2 को इससे काटोगे 6 आ जाएगा, 6 गुणा में 3 18। ठीक है, एग्जाम में अटेम्प्ट करने का थोड़ा सा आपका डिफरेंट तरीका और भी हो सकता था। क्या भाई? पहले ट्राइंगल का एरिया 1/2, 15 गुणा 12, 2 से काटा 12 को 6 बार, 15 गुणा 6 90 आ गया। इसका एरिया जस्ट डबल, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का डबल, इसका जस्ट डबल 180। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, 1/2 गुणा 20, तो यहां 10 बचा, इनटू में हाइट लिखते। तो एग्जाम में ऐसे अटेम्प्ट करना है। ये तो नॉर्मल बात हो गई, ऐसे हर बच्चा अटेम्प्ट करता है। कुछ पार्ट अगर कैलकुलेशन टिपिकल है, बिल्कुल हम लोग भी पहले ही तरीके से अटेम्प्ट करते, लेकिन जहां कहीं भी आपको कैलकुलेशन आसान नजर आए वहां आप क्या करें? सीधे सीधे सवालों को अटेम्प्ट करें माइंड में करके, काफी टाइम बचेगा आपका। और आई होप आप मेरे शिष्य हैं तो इसका मतलब प्रयास कर रहे होंगे। और आजकल कमेंट करना भी बंद कर दिया यार आपने, मतलब टीचर आप क्या चाहते हैं? एकदम ही डिमोटिवेट हो जाए, या फिर मैं भी चिल्लाता रहूं यहां पर आज ऐसी गजब की ट्रिक पढ़ेंगे, आप कहोगे गुरुजी ये क्या पढ़ा दिया। और फिर सच में ही आप कई जो ट्रिक के चक्कर में पड़े होते हैं वो लास्ट में क्या मतलब 5-10 महीने या साल भर बिताने के बाद सोचते हैं यार सच में गुरुजी आपने क्या पढ़ा डाला ऐसा। ट्रिकों से बचो। देखना, यदि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब हाइट को कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्षेत्रफल कितना होगा? देखना, हाइट आप क्या लिखते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल की? √3/2 और इंटू में a, ये होती है 12√3 लिखा जा सकता है। अगर भूल गए तो हाइट आपको निकालनी बताई है, बाकी प्रयास करें कि याद रह जाए। √3 से √3 कट गया, a की वैल्यू 12 गुणा 2 कितनी आ गई? 24। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम लोग एरिया लिखते थे क्या? √3/4, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, 24 गुणा 24 यहां पर लिखा जाएगा, 24 का स्क्वायर, ये काटा 6 बार, 6 को 20 से किया और फिर 4 से किया, 24 120 144, √3 आपका हो गया रिजल्ट। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी, सीधे सीधे आप साइड निकालते हो और आपका रिजल्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 486 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 486, लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले तो।
देखो इसने क्या कहा, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 है, इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का इसके अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होता है। देखो एक बात, वैसे तो मैंने आपको ये लिखाई थी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो एक एरो बनाया था ना, स्मॉल आर का जस्ट डबल किया था, इसका मतलब अगर ये आपकी 1 होगी तो ये आपकी 2 होगी। स्मॉल आर की वजह से एरिया लिखोगे, सर्कल ही तो होता है, पाई इंटू में 1 का स्क्वायर, और रेशियो में कैपिटल आर की वजह से लिखोगे तो पाई इंटू में 2 का स्क्वायर। पाई से पाई कटेगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1:4। ठीक है भाई। अगर कोई बच्चा इस बात में कंफर्ट नहीं है तो ऊंचाई आपने क्या लिखी, h। h क्या होता है, दूसरा मेथड देख लेते हैं, यहां से इसको करते हैं साइड में, ये सबसे बेस्ट है, वर्बली हो जाता है। रीजन, रेडियस का रेशियो 1:2 है, एरिया का पाई से पाई कटेगा, रेडियस का स्क्वायर ही तो रेशियो में बचेगा, तो 1:4। दूसरा देखो, हाइट आपको दे रखी है, हाइट की वैल्यू होती है √3/2 गुणा में भुजा, किसके बराबर भाई, 4√3 के बराबर, ये लिख लिया। a की वैल्यू क्या आ गई, 8। स्मॉल r क्या लिखते थे भाई आप, a/2√3 लिखते थे। कैपिटल R क्या लिखते थे, a/√3, इसीलिए मैंने वहां पर लिखा था इसका जस्ट डबल लिखा जा सकता है। ये भी बात नहीं पता है तो कोई समस्या वाली बात नहीं, इक्विलेटरल को देखो अगर स्पेशल फोकस कर सकते हैं अच्छी बात है। दूसरा तरीका, हाइट आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है इक्विलेटरल, क्योंकि हर बात को प्रूफ करेंगे तो इतना टाइम आपका किल हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई को जरूर ध्यान रख ले, उसके बाद तो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर या ABC/4A आप अप्लाई करेंगे, काम चल जाएगा। मैं वैल्यू रखता हूं, जैसे ही मैंने 8 रखा ये इससे कट जाएगा, 4/√3 लिखा जा सकता है। यहां पर क्या आ जाएगा, 8/√3। वही बात पाई इंटू में आप लिखोगे पहली वाली रेडियस 4/√3 का स्क्वायर, फिर पाई इंटू में 8/√3 का स्क्वायर। पाई से पाई कटेगा, √3 फिर से कट गया, 4 से काट दो 2 बार, स्क्वायर अब कर सकते हो, 1:4। मैं प्रीफर करूंगा, देखो थोड़ी सी मेहनत आप पैरेलल में कर लें जिससे आपका कुछ पार्ट आसान हो जाए। ठीक है भाई। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 487, ये तरीका प्रीफर करेंगे। ये तरीका प्रीफर क्या करना था, सवाल वैसे भी आपका माइंड में सोल्व हो रहा था। 487 लैंग्वेज को आप रीड करें। देखना, इसने क्या कहा कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, राइट एंगल आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है, कर्ण की वैल्यू, हाइपोटेनस की वैल्यू 16√3 है। देखना भाई, आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्राइंगल, भुजाएं दो बराबर, राइट एंगल तो ये बन गया, ये दोनों ही बराबर हो सकती हैं, हाइपोटेनस तो डिफरेंट होगा। अगर आप इस भुजा को a मानते हैं, इसको a मानते हैं, तो a का स्क्वायर 2a² अंडर रूट करोगे, a बाहर आ गया √2। कंपैरिजन अगर आप लोग करना चाहें तो ये किसके बराबर है, 16√2 के। जैसे ही आप इसको इससे काटोगे, a की वैल्यू 16 नजर आ रही है, आ गई। एरिया लिखना है तो 1/2, आधार आपने ये माना और ऊंचाई आपकी ऑटोमेटिक ये हो गई। ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना था। ये 8 बार, 8 × 8 64 गुणा में 2 128। 16 को क्या पढ़ लिया मैंने, 8 × 2, 8 × 8 64 और डबल करना इजी था, 128 आपका रिजल्ट हो गया। यहां से एक छोटी सी बात और मुझे ध्यान आ रही है राइट एंगल को लेकर के, एक कॉमन सवाल है, एसएससी ने तो बहुत बार रिपीट किया है, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने इस सीट के अंदर शामिल किया है उसको या नहीं किया है। एक इंपॉर्टेंट बात देखना, एक सिंपल सा सवाल पूछ लेता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं ये हैं और इसमें जहां 90 डिग्री आपका एंगल बनता है, इससे परपेंडिकुलर पर, सॉरी, जहां आपका 90 डिग्री का कोण बनता है, इससे आपने हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ मैंने मान ली p। ठीक है भाई, ये p क्या, इसको मैं मान लेता हूं l। ये मैंने ले लिया बेस, ये मेरा परपेंडिकुलर और ये पूरी की पूरी, देखो
राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में इतनी चीजें तो होती है ना, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। एक सवाल क्या बन सकता है, 90 डिग्री वाली भुजा, 90 डिग्री वाले शीर्ष से सामने हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसकी लेंथ क्या होगी। अब देखना भाई, मैं लिखना चाहता हूं इस ट्राइंगल का एरिया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना चाहता हूं। क्या लिखूं, 1/2 बेस बी इंटू में हाइट बी लिखा जा सकता है। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, पीछे मैंने आपको समझाया है, क्या समझाया था कि कोई भी ट्राइंगल ले लो, उसकी 3 भुजाएं होती हैं, तो मैं हाइपोटेनस को भी बेस मान सकता हूं। हाइपोटेनस को अगर मैंने बेस मान लिया तो इसके जस्ट सामने वर्टेक्स ये है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एल, तो ये मेरी क्या हो जाएगी भाई, हाइट। लिखा, ये पार्ट इससे कट गया। यहां से आप एल की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ये रिजल्ट कई बार एसएससी में तो इसलिए ध्यान में रखना पड़ता है भाई, जैसे आपको साइड दे दी 3, 4, 5। अब अगर आपने ये प्रूफ देख रखा है कि भाई एरिया का 2 तरीके से कंपैरिजन करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए मैंने ये प्रूफ करके बताया। एसएससी में आपको पता है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो 4 गुणा 3 12 अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये वैल्यू 2.4 निकल के आ गई। ठीक है, लेकिन यहां पर मान लो इस टाइप का कोई सवाल क्रिएट हो तो कम से कम मेरी इस बात को ध्यान रखना, फॉर्मूला याद रहे ना रहे कोई बात नहीं है। मैंने आपको सिखाया था कि एक कोई भी ट्राइंगल है, 3 साइड है, बिल्कुल उसके 3 बेस बनेंगे। 3 बेस अगर उसके बनते हैं तो इसका मतलब 3 उसकी हाइट भी होंगी। तो एक बार आपने बेस इसको मान लिया परपेंडिकुलर, ये एक बार बेस आपने इसको मान लिया परपेंडिकुलर, ये आपका ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है भाई, अगले सवाल पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 488, सवाल नंबर 488, लैंग्वेज को रीड करें। क्वेश्चन नंबर 488, देखना 488 में इसने आपसे क्या कहा, किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, हर भुजा की लंबाई। देखो त्रिभुज का जो पेरीमीटर है, एक साइड मैंने ए ले ली तो पेरीमीटर क्या होगी, तीनों साइड को ऐड कर दिया 3a, ये पेरीमीटर हो गई। संख्यात्मक मान, इसके क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल क्या लिखते हो, √3/4 a², ये एरिया हो गया। ये कह रहा है कि इनकी संख्याएं मैच खा रही हैं। ठीक है भाई, एरिया कभी भी लेंथ के इक्वल नहीं हो सकता, संख्याएं मैच खा रही हैं, तो पेरीमीटर बराबर किसके है, एरिया, और एरिया का कितने गुना भाई, √3 गुना। आपसे पूछ रहा है हर भुजा की लंबाई, ए आपको फाइंड करना। देखो √3 और √3, 3 बन गया, 3 से 3 कट गया, एक ए से एक ए कट गया, ये 4 नीचे है, ऊपर आ गया 4 = में आपका क्या हो गया, ए लिखा जा सकता है। इजी सा सवाल है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं था। चलिए भाई सवाल नंबर 489 की बात कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 489, लैंग्वेज को रीड करें एक बार आप। देखो इसने यहां पर आपसे क्या कहा कि 2 त्रिभुजों के शीर्ष लंब क्या होते हैं आपके भाई, एल्टीट्यूड या फिर आपकी हाइट होती है। ठीक है भाई, हाइट का रेशियो कितना आपके पास, 4:5, फिर एरिया का रेशियो कितना है, 3:2, उनके आधार का अनुपात लिख सकते हो भाई। सीधे सीधे 1/2 पहला ट्राइंगल, 1/2 दूसरा ट्राइंगल, पहले का बेस B1 मान लिया आपने और दूसरे का बेस आपने क्या मान लिया, B2। हाइट का रेशियो क्या दे रखा है भाई, इसमें 4 है और दूसरे वाले में 5 है, बराबर ये एरिया निकल के आया, ये 3 को बताता है और ये आपका 2 को। 1/2 तो कट ही जाता था, ये 5 उधर चला जाएगा, 4 भी उधर चला जाएगा। बेस 1 बेस 2 का रेशियो 5 × 3 15, डिवीजन में कितना भाई 8। पीछे क्या सिखाया था, 1/2 नहीं लिखना है कंपैरिजन में, आगे से स्टार्ट कर दो, कम से कम 8-10 सेकंड का तो फर्क पड़ेगा। सवाल नंबर 490 की बात कर लेते हैं। 490 को देखना भाई,
क्या कहा, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की जो माप है वो लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है और इसका क्षेत्रफल। देखो क्या कहना चाह रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसकी जो साइड है वो क्या है, लगातार इंटीजर। इंटीजर पढ़ा चुके हैं, पीछे पढ़ाया था ना आपको डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। तो इंटीजर क्या होता है ये आपको पता है, लगातार इंटीजर है आपके पास, तो इसका मतलब साइड एक तो नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होगी। एकमात्र राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बनता है जिसकी भुजाएं लगातार होती हैं, 3, 4, 5 वाला, एकमात्र यही है। इसके बाद कोई भी आप ट्रायंगल ढूंढ लो राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें लगातार 3 संख्याएं नहीं आती हैं। ठीक है भाई, जो इंटीजर हो, अंडर रूट के अंदर लगातार का कोई सीन होता ही नहीं है। ठीक है भाई, कोई ये कह दे कि सर अंडर रूट 2 के बाद अगली संख्या अंडर रूट 3 होती है, उससे अगली 4 होती है, उससे अगली 5 होती है। अगर ये सीरीज का सवाल है तो बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन ये अगर मैथ की बात है, क्या यहां से यहां का डिफरेंस, यहां से यहां का डिफरेंस सेम है? नहीं है। तो इसका मतलब आपसे इसलिए वो इंटीजर में पूछता है। इंटीजर जैसे ये नंबर होते हैं, आपको बताए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है भाई, एरिया क्या होगा, 1/2, 5 तो हाइपोटेनस है, तो 4 × 3 12, लेस सोल्व कर दोगे रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6। वर्बली हो सकता था भाई ये सवाल। 491, सवाल नंबर 491, लैंग्वेज को एक बार के लिए आप रीड करना। 491 को देखना, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5 और 12 के अनुपात में है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 270 दिया है। कर्ण की लंबाई देखो आपको भी पता है, एक साइड 5 है, एक 12 है, और राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, तो इसका मतलब हाइपोटेनस ऑटोमेटिक क्या होगा, 13। एरिया निकालोगे तो 1/2, हाइपोटेनस का यूज थोड़ा ना होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर, मतलब जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, डायग्राम की नीड नहीं है। जब भी कभी 2 रेशियो मल्टीप्लाई हो, बेटर ये रहेगा इनके साथ एक्स का इन्वॉल्वमेंट कर लें। एक्स का नहीं करते हैं तो एक बार इसको सोल्व करें, उसी चीज को आप वापस वैल्यू निकालें और उससे फिर एरिया निकालें, आपको पता चल जाएगा क्या गड़बड़ है। रेशियो में डिटेल में देखेंगे। तो 5x को 12x से गुणा किया, बेस इंटू परपेंडिकुलर, एरिया 270। देखना सोल्व करोगे, इससे इसको काटा, 6, 6, 5, 30 की वजह से एक तो 0 और ये कटेगा 9 बार, x² 9, तो x की वैल्यू कितनी भाई, 3। 13x, इसका मतलब रिजल्ट कितना आ गया, 39। तो जो हाइपोटेनस है वो आपका 39 हो गया। स्पीड मेरे ख्याल से थोड़ी सी हमें धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी, आज का सेशन काफी लंबा जाने वाला है। रीजन ये है कि संडे है, संडे को अदरवाइज तो क्या है, कई बच्चे वितुल सर की भी क्लास ले रहे होते हैं तो उनके अंदर डिस्टरबेंस आ जाता है, बच्चों के अंदर बीच में भी छोड़ना पड़ता है, तो इसलिए आज संडे है तो थोड़ा सा इसको लंबा खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 492 में देखो क्या कहा, 7776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है। त्रिभुज का परिमाप क्या है, तो देखो एरिया निकालोगे, x को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, x की वैल्यू आएगी। पेरीमीटर 3x, 4x, 5x, ऐड करोगे 5, 4, 9, 3, 12, x की वैल्यू रख दोगे। ठीक है भाई, सवाल आज बहुत ज्यादा करने, इसलिए मैं ये सवाल होमवर्क में डाल रहा हूं, कमेंट करके आपको जरूर बताना है। देखो 493 पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 493। लैंग्वेज को रीड करना भाई एक बार। 493 में इसने क्या कहा, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप अंडरस्टैंड करना, छोटी सी मैं बात एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोई भी रैंडम ट्राइंगल है, मान लो जिसकी भुजाएं ये मैंने मान ली 8, ये 10 और ये 12। असल में देखा जाए तो ये आपकी यहां पर अप्लाई होती है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। सिमिलरिटी का पार्ट है, सिमिलरिटी को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये छोटी सी बात है, इसे आप ध्यान रख लेना अगर रहती है तो, बाकी उम्मीद कम है। मध्य बिंदुओं को मिला दो, इस साइड का मिड पॉइंट, फिर इस वाली साइड का मिड पॉइंट और इस वाली साइड का मिड पॉइंट, इसको मैंने मिलाया तो ये साइड 12 है तो ये ऑटोमेटिक 6 आ जाती है। सिमिलरिटी अप्लाई होती है भाई यहां पर।
इसको अगर मैं मिलाऊं तो देखना ये अगर 10 है तो इसके पैरेलल में भी बनती है ये 5 हो जाएगी। ऐसे ही आपकी 8 है तो ये वाली भुजा जस्ट इसकी हाफ कितनी होगी 4। अगर पूरे ट्राइंगल का एरिया इस पूरे के पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप a मानते हैं तो ये 4 बराबर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे होगा देखना, ये 5-5 ऑलरेडी हो चुका था, ये 12 थी तो ये 6-6 वैसे ही हो चुका था। तो चारों ट्राइंगल आपको एक जैसे दिखेंगे अंदर बनने वाले। भुजा 4-5-6 4-5-6 4-5-6 4-5-6। इसका मतलब पूरे का एरिया ए था तो 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसका मतलब ये जो नया बना है ये मान लो या कोई सा भी इनमें से एरिया 1/4 हो जाता ओरिजिनल का। सीधा सा लॉजिक यहां पर भी काम कर रहा है। त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 है, समकोण त्रिभुज है, क्षेत्रफल क्या होगा 1/2। 90 डिग्री का कोण कौन बना रही है भाई 3 और 4, सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस। ये तो क्या है ओरिजिनल ट्राइंगल का एरिया। मिड पॉइंट्स को मिला दोगे तो जितना एरिया आएगा एकदम बीच वाले ट्राइंगल का इसका बाई 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया तो रिजल्ट कितना बनेगा 3/2। तो ये आपकी मिड पॉइंट थ्योरम होती है, मध्य बिंदु प्रमेय। ध्यान रख लेना, बाकी उम्मीद तो कम है देखो रेलवे में ऐसे सवालों की, इसलिए मेरा प्रयास है कि आपको मैं थोड़ा थोड़ा आगे करके छोड़ूं। ऐसा नहीं है कि सिमिलरिटी पढ़ाना स्टार्ट करें, सिमिलरिटी को पढ़ाने में ही कम से कम 5-6 घंटे चले जाते हैं, इससे ज्यादा भी टाइम। सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी को कम से कम 8 से 9 घंटे की नीड होती है, तो वैसा काम हमें यहां पर नहीं करना है। देखना 494 में इसने क्या कहा, किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रकार नए त्रिभुज का परिमाप प्रारंभिक त्रिभुज के परिमाप से अनुपात होगा। देखना क्या कहा, सवाल मिड पॉइंट थ्योरम का ही है। अब पहली बात तो बहुत सारे बच्चों को समझ में भी नहीं आता ये सवाल क्या है। कोई त्रिभुज है, इसके प्रत्येक शीर्ष से 3 इसके वर्टेक्स हैं, हर एक वर्टेक्स से क्या करते हो भाई उसके सम्मुख भुजा ये वाली सामने की साइड है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो, इसके पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करते हो। ऐसे यहां पर इसके पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करते हो। इस हिसाब से ये आगे तक बढ़ गई, ये आगे बढ़ गई। इस लाइन के पैरेलल इस वर्टेक्स से आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, कर दे, इसको आप आगे बढ़ा दो, ये बनेगा। ठीक है भाई। अब यहां से आपसे वो कहेगा कि जो ओरिजिनल क्या पूछा इसने, इस प्रकार बने त्रिभुज का परिमाप। नया त्रिभुज ये बन गया, इसकी पेरीमीटर ओरिजिनल जो ट्राइंगल था उसकी पेरीमीटर के साथ क्या रिलेशन देती है, अभी अभी आपको समझाया है। ये मान लो मैंने ट्राइंगल लिया, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होगी, और ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होती है। मिड पॉइंट थ्योरम ही है। अगर ये मेरी साइड A है तो ऑटोमेटिक ये 2A होगी, अगर ये मेरी साइड B है तो ये 2B होगी, अगर ये C है तो ये 2C होगी। छोटे वाले ट्राइंगल का परिमाप क्या है, A + B + C है। बाहर वाले का क्या हो जाएगा, जस्ट डबल 2A 2B 2C। ये पार्ट ऑटोमेटिक इससे कट जाता है। तो जिस बच्चे को मिड पॉइंट थ्योरम का थोड़ा सा आइडिया है वो इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकता है। इस प्रकार बने त्रिभुज का परिमाप, ये बाहर वाला है, इसका परिमाप तो 2 हो गया, और जो आपका ओरिजिनल था उसका परिमाप क्या हो गया, A हो गया। इस सीक्वेंस में आपसे ये सवाल पूछा गया है। ठीक है भाई। मिड पॉइंट पर एग्जाम रेलवे के हिसाब से मैंने ये 2-3 सवाल उठाए थे कि बाई चांस मान लो आप एक बार गो थ्रू भी हुए होते हैं ऐसे सवालों से, तो आप इनको इजी वे में अटेम्प्ट कर दे जाते हैं। ठीक है। अभी के लिए बिल्कुल आपको ये लगेगा कि सर रटवा क्यों रहे हो, देखो रटवा नहीं रहा हूं, मुझे एक संभावना लग रही है। हर चीज का रीजन देते हुए चल रहा हूं कि इसी बात को एकदम लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम हमें 8 से 9 घंटों की नीड होती है, जिसमें कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता को पढ़ा जाता है, सिमिलरिटी समरूपता को पढ़ा जाता है। ऐसे सवाल मेरी नजर के अंदर नहीं आए हैं रेलवे की एग्जाम्स के अंदर। आपको कोई ऐसे सवाल लगते भी हैं तो आपको मैंने कह रखा है कि ग्रुप के ऊपर आप सेंड कर दिया करें। 495 क्या कहा, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। ये सवाल आपका होमवर्क है, पीछे ऐसा सा हम सवाल डील कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
496 496 में देखना क्या कहा, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक दो समान भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। आसन कोण की वैल्यू, एडजासेंट एंगल तो इसने 45 डिग्री दिया है। एडजासेंट एंगल की लैंग्वेज ही गलत हो गई, या तो ये कहता उन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है। एक डायग्राम तो कुछ ऐसा बनता, ये कहता कि इनके बीच का एंगल 45 डिग्री है, ये 10 है, ये 10 है। जैसे ही ऐसा सवाल क्रिएट हो गया 45 बीच का एंगल, इस सवाल का जो लेवल है वो एक्सट्रीम हाई हो गया। तो कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ये है होमवर्क, एसएससी हो या सीडीएस हो, कि दो सेम जो लेंथ की साइड है उनकी लेंथ तो हो गई 10-10, उनके बीच का एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, रेलवे के हिसाब से मॉडिफाई करो, इस सवाल को चेंज करना। भाई क्या चेंज करोगे इसके अंदर कि दो बराबर जो कोण है उनका मान 45 डिग्री है, आंसर भी चेंज होगा। दो बराबर एंगल 45 डिग्री है तो एक ही संभावना है, दो 45 तो एक आपका 90, बराबर भुजाएं 10-10, ये 45 ये 45 तो ये 90 बनेगा, इसलिए इसका डायग्राम ऐसे बना है। एरिया 1/2 10 × 10 10 × 10 100 बटा में 2 50, इसके हिसाब से रिजल्ट 50 आएगा। ठीक है, सवाल के अंदर एरर मान सकते हो, ऐसे इस सवाल को बना दे, सवाल टिपिकल होगा। रीजन क्या होगा, इस साइड की नीड पड़ती है एरिया निकालने में, और ये निकल के आता है सिर्फ और सिर्फ आपका कोसाइन रूल से। ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ेंगे तो साइन रूल और कोसाइन रूल बिल्कुल आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। ठीक है भाई, कुछ एरर है इस सवाल के अंदर। 497 देखना, 497 के अंदर क्या कहा, फोर 497 में इसने कहा किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का दुगुना है, इसके कर्ण की लंबाई 10 है तो इसका क्षेत्रफल। देखना जरा, यहां पर एक एंगल दूसरे का डबल है, एक तो 90 हो गया, समकोण त्रिभुज है, इन दोनों का सम 90, इसको एक मानू तो ये 2 लिखा जाएगा, 1 और 2 3 मिलकर के 90 बनाएंगे, क्योंकि 90 तो ये हो गया, 3 90 1 की वैल्यू कितनी भाई 30 डिग्री, ये आपकी 60 डिग्री। यहां पर छोटा सा यूज होगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस में आप क्या लिखते हो भाई, साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है वैसे तो 1/2, और इससे क्या लिखा जाता है, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस, लंब बटा में आधा कर्ण। ठीक है भाई, साइन 30 हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बात आ जाएगी, एक बार के लिए अजीब लग रहा है तो इस बात को मेंटेन करना। साइन 30 की वैल्यू 1/2, और साइन थीटा बताता किसको है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू जस्ट सामने होगा परपेंडिकुलर इसके। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जो एंगल आप काम में लेते हो उसके जस्ट सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। एरिया जब आप निकालते हो तो 3 बेस होते हैं, 3 ही परपेंडिकुलर हो जाते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जब आप किसी वैल्यू को यूज करते हो, साइन को काम में लिया, एक ही परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। 2 1, इसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या आ गई √3। तो जिन बच्चों ने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा भी है, मेरे ख्याल से 6 या 7 सेशन में कवर करवाया था एक जगह, तो उनको पता भी होगा ये लिखा जाता है। अब कर्ण की लंबाई 10 है, ये 10 है, मतलब 10 बनाया किससे गुणा किया 5 से, इसका मतलब ये लंबाई 5 आएगी, ये 5 √3। एरिया क्या होगा 1/2, ये 5 और ये बन गया 5 √3। तो आप लिख सकते हो यहां से ऑप्शन आपका फर्स्ट 25 √3 बटा में 2, ये आपका हो गया रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 498 पर आ जाओ भाई, सवाल नंबर 498, लैंग्वेज को रीड करना। फोर 498 में इसने क्या कहा, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं, x - 2 x और x + 2। एक साइड आपकी x - 2 है, एक आपकी x है, और एक साइड आपकी x + 2 है। एक तरीका तो ये है कि भाई सबसे बड़ी भुजा x में 2 जोड़ा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, उसको सोल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, बाई ऑप्शन चले जाओ। ठीक है भाई, बाई ऑप्शन में 0 अगर रखूं तो जस्टिफाई नहीं करेगा, भुजा -2 नहीं हो सकती, एक हट गया, 4 रखूं अगर मैं, 4 में से अगर मैं 2 लेस करता हूं 2 आ गया, ये आपकी वैल्यू 4 और ये 6, 2 4 6, तो वैसे ट्रायंगल ही नहीं बनता, समकोण त्रिभुज तो दूर की बात है।
ये बात पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं, तुक्का मार रहा हूं कि सर आप तो अपने मन से बात कर लेते हो। नहीं, पीछे बताया जा चुका है ये क्यों नहीं बनता ट्रायंगल। 8 रखोगे तो 8 - 2 6, ये 8 और 2 10। इसका मतलब 8 अगर x की वैल्यू होगी, 6 8 10 आपको भी पता राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर ऐसा सवाल आता है तो बाई ऑप्शन आप यहां पर जाएंगे। चलिए भाई सवाल नंबर 499 की बात कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 499, लैंग्वेज को रीड करें भाई। क्या कहा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। एक भुजा आपकी कितनी है 11, शेष दो भुजाओं का अंतर कितना है 5 सेंटीमीटर। देखना, एक भुजा 11 हो गई, टोटल 32 में से 11 चला गया, कितना बचा 21। दो भुजाएं हैं उनमें अंतर 5 का, तो अंतर वाली बात को मैंने बताया पहले भी, एक को 5 ले लो, 5 हटाते ही 16 बचेगा, तो इसका मतलब उसके 2 टुकड़े कर दो, 8 8। तो इसका मतलब एक भुजा आपके पास 11 है, एक 8 है, एक आपके पास 13 है। लिखा जा सकता है 32 में से 11 हटा दिया, 21 है, दो भुजाएं लेनी, अंतर 5 का। पहले तो अंतर एक को ज्यादा दे दो, अंतर 5 का तभी तो होगा ना, दोनों चीजें बराबर हैं, एक के पास 5 एक्स्ट्रा है, तो 21 में से 5 एक्स्ट्रा दे दिया, एक को दिया, 16 बचा, उसको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो भुजाएं आ गई। एरिया निकालना, हीरोज फॉर्मूला क्या सिखाया था, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर देखो, परिमाप 32 दे रखा है, सेमी पेरीमीटर 16, तो अंडर रूट में 16 में से 11 चला गया, 5 बचा, 8 चला गया, 8 बचा, 13 चला गया, 3 बचा। सोल्व कर दे, देखो 16 तो ये है, इसकी वजह से 4 बाहर आ जाएगा। 8 को 4 गुणा 2 लिख सकते हो, तो 4 बाहर आएगा, 4 बन के बाहर आएगा, और 4 का अंडर रूट 2, तो ये 8 अंडर रूट में 5 गुणा 2 गुणा 3, 5 दिए 15 गुणा 2 30। ये आपका रिजल्ट हो गया। ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट रिजल्ट है। आसान सवाल है, एग्जाम में बस आपको मेरा उद्देश्य ये है, ऐसा नहीं है कि इसमें जो सवाल हैं आपको नहीं आते होंगे, सारे ही बहुत सारे सवाल आपको आते हैं, लेकिन मैं एक अप्रोच डेवलप करना चाहता हूं कि कम से कम लिख करके आप एग्जाम में इनको कैसे डील कर सकते हैं। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्या कहा, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाएं हैं, 15 20 और 25। उनमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने पर जो लागत आएगी उसकी वैल्यू क्या, वो कितनी होगी। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या करना, प्रति वर्ग मीटर एरिया में बोनी है, 1 वर्ग मीटर पर लागत लगेगी 5, एरिया निकाल लो, गुणा कर दो। अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है 3 4 5, इसको अगर मैं गुणा कर दूं किससे, 5 से, तो ये क्या बनेगा 15 20 और 25। देखो ट्रिपलेट के लिए आप YouTube पर एक बार सर्च कर देना, वासु सर ट्रिपलेट, इतना ही लिखोगे, एक क्लास आएगी 10-12 मिनट की, मेरे ख्याल से काफी पहले डाली हुई है। उसमें एक तो ये पता चल जाएगा आपको कि ट्रिपलेट असल में ये बनते कैसे हैं, क्या लॉजिक होता है इसके पीछे, दूसरा कौन कौन से होते हैं। तो एक तरीके से मैं ये मान रहा हूं वो आपका होमवर्क है, जितने भी बनते हैं आपके 3 4 5 6 6 8 10 आ गया, उसी की वजह से ये निकाला, 9 40 41 8 15 17 7 24 25, इस टाइप के कई ट्रिपलेट होते हैं। सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है, 10 मिनट का काम है, वो जरूर कर देना। ठीक है भाई, तो आपको अगर ये पता है तो इसका क्षेत्रफल 1/2 लिखते, एक भुजा 15 एक 20, सबसे बड़ी भुजा तो हाइपोटेनस है यहां पर। अगर ये नहीं पता चल रहा है तो हीरोज फॉर्मूला जिंदाबाद। क्या है भाई, 25 15 40 20 60, सेमी पेरीमीटर 30 में से 15 गया, 15 बचा, फिर 10 बचा, फिर 5 बचा, उसको सोल्व कर दो, उससे भी आ जाएगा। ये एरिया, और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का खर्चा कितना, 5 रुपए, गुणा कर दो इससे, ये आपका 10, 15 गुणा 5 75, 1 लग गया आपका 0। तो एग्जाम में बस इतना सा आपको करना था, आपका रिजल्ट आ जाता। सवाल नंबर 501, क्वेश्चन नंबर 501, लैंग्वेज को भाई रीड करना। रीजन ये है कि आज क्लास लंबी क्यों है या फिर इतने सारे सवाल क्यों चल रहे हैं, देखो मैंने एक टारगेट लिया है कि कम से कम आपको इतना तो पढ़ाया जाए। ठीक है भाई, तो मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि इतना काम कर लेंगे तो अपने लिए बेहतर होगा। त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ा दी, त्रिभुज का आधार कितना कम करना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो एक तो पहले केस का एरिया और फिर दूसरा एरिया दूसरे केस का,
और दोनों ही एरिया आपको क्या रखने हैं, बराबर। पहले पार्ट में एरिया 1/2, ठीक है भाई, दूसरे पार्ट में एरिया 1/2 लिखा जाएगा। इसका आधार होगा ऊंचाई, लिखोगे आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई 10% इसने बढ़ाई, 10% का मतलब 1/10 होता है। पहले ऊंचाई 10 थी तो फिर कितनी कर दी, 11, ठीक है भाई। 1/2 से 1/2 कट गया, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो ये 11 उठा के यहां रख दो और ये वाला 10 उठा के यहां रख दो, तो क्या हो गया भाई, 10 से 11 ऊंचाई बढ़ी, आधार 11 से 10 कर दो, कितने की कमी भाई, 1 की कमी, किस पर, 11 पर। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100 करोगे तो 9 सही 1/11% आ जाएगा। कोई बच्चा कहे कि सर ये मेरे को रटना सा लग रहा है, 1/2 से 1/2 कट गया, इसकी जगह मैं ले लेता हूं बेस 1, ऊंचाई मेरी 10, इसको ले लेता हूं मैं बेस 2, ऊंचाई मेरी 11। 1/2 तो कट ही गया था, बेस 1 अपॉन में बेस 2 का रिलेशन लिखोगे तो 11 10, पहले बेस 11 था तो बाद में 10 हो गया, 1 की कमी, ठीक है। कॉमन सेंस लगाई करना चाहो कि आपको दोनों तरफ डेटा सेम करना है, इधर 10 और 11 आ गया तो इंटरचेंज कर दो, इधर 11 लिख दो 10 लिख दो, एरिया चेंज नहीं होगा, वही का वही मेंटेन रह जाएगा। चलिए भाई सवाल नंबर 502, क्वेश्चन नंबर 502। पीडीएफ आपको इस वाले की मिलेगी ज्योमेट्री कंप्लीट होने के बाद, सारे के सारे सेशन की एक साथ कंपाइल करके मैं दे दूंगा। तो एक बार के लिए इस टाइप के कमेंट वगैरह अवॉइड करना आप कि सर पीडीएफ हर रोज क्यों नहीं देते हो। इसका रीजन वैसे ग्रुप पर मैं बता चुका हूं एक दिन, क्या रीजन है इसका डेली बेसिस पर नहीं देने का। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा 48, भुजा की लंबाई, ये तो नकली सवाल है। एरिया क्या होता भाई, √3/4, साइड का स्क्वायर कितना है आपके पास 48 लिखा जा सकता है। साइड आपसे पूछ रहा है तो देखना जरा, यहां से आप इसको लेकर जाओगे, a² बराबर 48 गुणा में 4 आ जाएगा, 48 गुणा में 4 आ जाएगा। इसमें मुझे डाउट लग रहा है क्योंकि √3, डाउट ये लग रहा है समस्या पैदा करेगा। क्षेत्रफल 48 दे दिया और लेंथ ऑफ दी साइड, रीजन क्या है भाई, √3/4 a² तो कर दोगे, 48 भी आ जाएगा, 48 गुणा 2 96 गुणा 2 198, ठीक है। जब आप इसका अंडर रूट करेंगे तो ये तो a आ जाएगा, ऊपर वाली 4 की वजह से 2 आ जाएगा, 16 3 48 है। ओके 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 ठीक है, देखते हैं, नहीं फिर भी समस्या रहेगी। 48 को मैं रीड करता हूं, 16 गुणा 3, 16 की वजह से 4, 3 का √3। अब समस्या पैदा ये होगी कि √3 का भी √3 आ चुका है, जो कि कहीं पर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो ये यहां पर आपके पास समस्या होगी। तो इस सवाल का जो डेटा इसने दे रखा है वो गलत है। डेटा में एक बार के लिए चेंज करवा लेता हूं कि एक संभावना क्या बन रही होगी। डेटा ऐसे कर दो कि इसका एरिया 48 √3 है, ये चेंज कर दोगे तो ये इससे कट गया। a² बराबर देखो 4 तो है ही, 48 को क्या लिख लो 16 गुणा 3, फायदा क्या हुआ, a निकालोगे तो 4 की वजह से 2, 16 की वजह से 4, 3 की वजह से √3, तो रिजल्ट क्या आ गया 8√3, ठीक है भाई। करेक्ट कर लेना, यहां पर 48√3 है, तभी ऑप्शन मैच होंगे, अदरवाइज कोई सा भी आपका ऑप्शन यहां पर मैच नहीं हो पाएगा। और ऑप्शन में वैसे भी इसने क्या है, ये वाली वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इसको सुधार लेना। 502 503, ठीक है, अभी छोटी मोटी मिस्टेक पॉसिबल है, टाइपिंग एरर है, ये इस टाइप की हो जाती है। पीडीएफ में चलो कोशिश करेंगे कि इनको सुधार करके दे दिया जाए, बाकी साथ साथ में मैं सुधार करवा ही देता हूं, तो वो स्ट्रेस वैसे ही नहीं लेना। त्रिभुज की भुजाएं कितनी है हमें, 10 12 और 18 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, सेमी पेरीमीटर 18 12 30 10 40, सीधे लिख रहा हूं भाई, एग्जाम में क्या करना है, सेमी पेरीमीटर 40 का आधा 20, 20 में से 18 चला गया 2, 12 चला गया 8, 10 चला गया 10, बचा पेड़ बनाओ, 2 जीरो की वजह से 1 जीरो, मतलब 20 गुणा 10 200, 100 गुणा 2 पढ़ सकते हो, 10 आ गया, 2 गुणा 2 4 की वजह से 2 आ जाएगा, 8 को 4 गुणा 2 करोगे 4 का अंडर रूट और 1 अंडर रूट अंदर मेंटेन होगा, ये आ जाएगा 40 √2। एकदम नकली सवाल है, लेकिन डील करने का जो तरीका आपका ये होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हीरोज फॉर्मूला टिपिकल है, हीरोज फॉर्मूला बहुत नकली है,
बच्चे क्या उसको एकदम डिटेल में लिखकर सोल्व करना चाहते हैं, इस वजह से वो आपका टिपिकल होता है। डिटेल में लिखते हो तो पहली लाइन है वो बहुत आपकी लंबी खिंचती है। इस सवाल को रीड करना भाई, सबसे पहले तो लैंग्वेज को रीड करो। क्या कहा, एक समकोण त्रिभुज के समकोण की भुजाएं जो हैं वो ए और बी हैं, एडजेसेंट साइड्स जो हैं। फिर इसने क्या कह रखा है भाई, P इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स। सीधी सीधी सी बात ये है, यहां पर बात को अंडरस्टैंड करना। आपको क्या कहा, A और B तो इसकी साइड है, ठीक है। हाइपोटेनस पर इसने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, इसकी वैल्यू क्या है, P, ठीक है। अब P स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। एक बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी हाइपोटेनस की, तो आप कहोगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उसका अंडर रूट लिखा जाएगा। पीछे याद करो एक बात बताई थी मैंने कि इस ट्राइंगल का आप एरिया दो तरीके से लिख सकते हो। क्या, 1/2 B इंटू में A लिखा जा सकता है, बेस ये हाइट ये, या फिर 1/2 बेस आप ये मान लो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो उस केस में ये बेस माना तो हाइट आपकी क्या हो जाएगी भाई, P। ये इससे कट गया, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, P स्क्वायर की। तो पूरे का क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो। ये बन गया A स्क्वायर B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू में क्या हो गया आपका P स्क्वायर। आपको वैल्यू किसकी चाहिए भाई, P स्क्वायर की। तो ये वाला जो पार्ट है इसको इसके नीचे भेज दिया, तो ये बन गया A स्क्वायर B स्क्वायर डिवीजन में A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, ठीक है भाई। कई बार ये सवाल ऐसे भी पूछ लेता है कि 1 में P स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो करना कुछ नहीं था भाई, इसको इधर भेजते इसको इधर भेजते, A स्क्वायर से A स्क्वायर कटता 1/B स्क्वायर, फिर B स्क्वायर से B स्क्वायर कटता 1/A स्क्वायर। तो इस सवाल में अगर ये बात पूछता तो इसका रिजल्ट ये निकल के आता, लेकिन इसने हमसे क्या पूछा, सिर्फ P स्क्वायर, तो इसकी वजह से ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल की अप्रोच पीछे हमने डिस्कस कर ली थी, तो अप्रोच थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अप्रोच को ध्यान रखना, स्टार लगा लेना, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर रेलवे के हिसाब से कोई लेवल उठाता है तो यहां से उठा सकता है। देखना जरा, इसने क्या कहा कि किसी संभव त्रिभुज की अंतः त्रिज्या √3 है, त्रिभुज का परिमाप बताएं। इन रेडियस स्मॉल r क्या सिखाया था आपको, लिखी जाती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड अपॉन में 2√3। ये वैल्यू किसके बराबर, √3 के बराबर। a की वैल्यू इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 बन गया, गुणा में 2 6। पेरीमीटर पूछ रहा है, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तो 6 गुणा में 3 सीधे सीधे क्या आ जाता, 18। ये भी इजी सवाल है, लेकिन कब, जब आपको पता हो कि स्मॉल r क्या होती है। 506 की बात कर लेते हैं हम लोग यहां से, सवाल नंबर 506। देखना जरा, 506 में क्या कहा, एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 6 है और उसकी भुजाओं की लंबाई का जो योग है, असल में देखा जाए तो ये भुजाओं की लंबाई क्या होती है, पेरीमीटर 50। आपसे क्या पूछा, एरिया। ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों, स्मॉल r क्या लिखते हो भाई आप, एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर, ठीक है भाई। स्मॉल r की वैल्यू 6, एरिया आपने ऊपर a लिखा, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर 50 है तो ये कितनी हो गई भाई 25, 25 गुणा में 6, 150 बराबर a। तो अगर ये छोटी सी बात, मैंने पीछे भी कहा था कि 2 फॉर्मूले हैं यूनिवर्सल, इनको ध्यान रख लेना, ये याद है तो कई सारे सवालों का समाधान कर लोगे। और हर जगह मैंने तरीका भी आपको एक्सप्लेन किया है। यहां पर सवाल नंबर 507 देखो, यदि एक क्या कहा इसने कि यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो समान भुजाएं हैं A और A हैं, तीसरी भुजा B है, एरिया क्या लिखते थे भाई, सीधे सीधे B/4 √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको आप प्रूव करके देखेंगे, पीछे मैंने करके बता दिया है, होमवर्क है, बाकी रिजल्ट आपका सीधा सीधा यहां पर निकल के आ जाता है। 508 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 508। जो बच्चे अभी स्ट्रीम पर जुड़े होंगे मेरे ख्याल से उनको तो समझ ही नहीं आ रहा होगा, वो तो आ रहे होंगे डिसलाइक चिपका रहे होंगे कि यार ये क्या चल रहा है यहाँ पर। तीसरी क्लास है,
सवालों का स्तर एक बार बेसिक पढ़ा देता हूं, जहां नीड होती है चीजों को बिल्कुल खोल के आपको समझाया जाता है। इतने सेशन में मेरे ख्याल से समझ भी आ गया होगा कि यार ये टीचर पढ़ाता कैसे असल में। ठीक है, कोई भी बच्चा बीच से देखता है, मेरे ख्याल से उसको हवा नहीं लगती है। रीजन क्या, अपने सवालों का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, एक सीक्वेंस में इनको सेट किया जाता है। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका क्या थी भाई, एक जगह एक्सप्लेन की थी ना कि कहीं भी आप इस वर्टेक्स से इसके मध्य बिंदु को मिला दो। समबाहु त्रिभुज में तो ये हाइट होती है, यही मीडियन होती है आपकी। तो माध्यिका की लंबाई समबाहु त्रिभुज के लिए ही आपको ध्यान रखनी है √3a, ऊंचाई भी यही होती है 6 √3 के बराबर है। ये इससे कटेगा, भुजा की लंबाई क्या आ गई 12। क्षेत्रफल क्या लिखते हो भाई, √3/4, साइड का स्क्वायर 12 इंटू में 12, 4 से काटा 3 बार, तो रिजल्ट कितना आ गया भाई 36√3। ठीक है भाई, अगर वो छोटी सी बात आपको पता है तो काम चल जाएगा। अब ये मत कहना कि सर रैंडम ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल में अगर वो आपसे पूछना स्टार्ट कर दे मीडियन, तो भाई स्केलन ट्राइंगल में आपसे मीडियन नहीं पूछेगा, क्योंकि मीडियन जितना आसान लग रहा है आपको दिखने में उतना आसान है नहीं। देखो 509 क्या कहा, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अंतर क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां 3, 4, 5 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इंपॉर्टेंट सवाल क्या कहा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ध्यान से समझना भाई, सवाल इंपॉर्टेंट आ गया। इसमें एक कोई रैंडम बिंदु ये मान लिया मैंने, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये 3 आएगा, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस भुजा पर 4 आएगा, इस भुजा पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 5 आएगा। ठीक है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो ऑब्जर्व करना, मैंने मान लिया ट्राइंगल ABC है मेरा, वो ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल, मतलब ये भुजा A, ये भुजा A और ये इक्विलेटरल की बात कर रहा है, उसी पर ही ऐसा ढंग का सवाल बनता है। इसको मैंने मान लिया कि ये मेरा बिंदु O है। सोल्व कैसे करें, देखो ऐसा करो, इसको आप इससे मिला दो, इसको भी आप इससे मिला दो, इसको भी आप इससे मिला दो। अब मेरे साथ साथ सोचना कि ट्राइंगल AB और C का एरिया आप कह सकते हो ट्राइंगल BOC प्लस ट्राइंगल COA प्लस ट्राइंगल AOB। ऐसा क्यों लिया, AOB ऐसा इसलिए लिया, इसका एरिया आपको पता है √3/4a²। BOC का एरिया लोगे तो 1/2 A इंटू में हाइट 3। ठीक है भाई, यहां पर लिखोगे, एक बार के लिए मैं ऐसा करता हूं, इसकी एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कर देता हूं। ये मेरी H1 है, ये H2 है, ये मेरी H3 है। ठीक है भाई, मैं 3, 4, 5 नहीं ले रहा, मैं आपके सामने एक रिजल्ट रखना चाहता हूं, यूनिवर्सल रिजल्ट होता है। हालांकि आप एग्जाम में इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो इसका एरिया लिखोगे तो 1/2 A गुणा H1, इसका एरिया 1/2 A गुणा H2, 1/2 A इंटू में S3। तो 1/2 A तो कॉमन ही आ गया पूरे में से, A/2 कॉमन आ गया ब्रैकेट में, H1 प्लस S2 प्लस S3 बच गया। A से A कट गया, इस 2 से 2 कट गया। रिजल्ट क्या बना भाई, √3/2A बराबर H1 प्लस H2 प्लस H3। अब मुझे एक बात बताओ, √3/2 क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऊंचाई होती है √3/2। इसलिए मैंने आपके सामने एक ये यूनिवर्सल रिजल्ट क्रिएट करके रखा है। एसएससी की कोई तैयारी करना चाहता है भविष्य में, उसे मस्ट है, ये ध्यान रखना होगा। आप 3, 4, 5 रख के सोल्व करते, इनको इधर उधर काटा पीटी इनके साथ करते, ए की वैल्यू आ जाती, √3/4a² लिख देते, रिजल्ट आ जाता। ठीक है, हमने यहां से कंक्लूजन निकाला है। कंक्लूजन मुश्किल नहीं है, उम्मीद कम है मुझे ऐसे सवालों की एग्जाम में आने की, फिर भी मैं बस अपनी तसल्ली के लिए कुछ सवाल करवा भी रहा हूं और साथ में बता भी रहा हूं कि भाई ये संभावना मुझे लगती है। देखो हाइट की वैल्यू क्या होती है इस केस में, हाइट √3/2a, जो कि बराबर किसकी आई थी, H1 S2 S3, जो क्या था 3 + 4 + 5, 4 3 7 और 5 12। ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 24√3। ठीक है, एरिया आपको लिखना है, साइड आपने निकाल ली तो √3/4,
साइड का स्क्वायर 24 गुणा 24 और नीचे √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12 से काटा 2 बार 48 √3। ये आपका हो गया भाई रिजल्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट 3 स्टार इसीलिए लगाए थे। हो सकता है किसी बच्चे के सवाल ऊपर से चला जाए, लेकिन फिर भी आप प्रयास करना। 510 की लैंग्वेज को एक बार आप पढ़ो। 5010 देखना, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर, सेम वैसा का वैसा सवाल, लेंथ चेंज किए, त्रिभुज का परिमाप पूछा, मतलब आसान सवाल है। सोल्व करके यहीं बता देता हूं। देखो √3 2√3 5√3 इसके बराबर H1 H2 H3 तीनों आती है, तो सम करोगे √3 कॉमन, 5 2 7 1 8, ये क्या आएगा भाई 8 √3, ये इससे कट गया, 2 गुणा 8 16। पेरीमीटर क्या लिखोगे भाई, पेरीमीटर आप लिखोगे तीनों भुजाओं का सम, सबको पता है पेरीमीटर 3a होगा, 16 गुणा में 3 48 लिखा जा सकता है। चलिए भाई सवाल नंबर 510 ये हो गया अपना। चलो भाई आज का सेशन आपका यहीं तक है। इतने ही सवाल मैंने प्लान किए थे कि आज का सेशन बिल्कुल लंबा तो थोड़ा सा हुआ है, 1-2 बातें और डिस्कस कर लेते हैं। तब तक सेशन को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। देखो कई बार सेशन बहुत लंबे इसलिए चले जाते हैं क्योंकि प्लान तो मेरा ये था कि 90 डेज के अंदर लगभग 100 घंटे की क्लास होगी, काम चल जाएगा। अब जो मैं टारगेट लेके चल रहा था कि भाई ट्राइंगल में एटलीस्ट ये सवाल तो करवाऊं। रीजन क्या है, मैं पीछे के कुछ पेपर देखता हूं, उनको स्क्रॉल करके बार बार कि अच्छा इस टाइप के आते हैं। फिर जो कंटेंट एसएससी का होता है उसमें से कटिंग करनी पड़ती है कि ये सवाल उठाओ, ये इसमें डालो, ये उठाओ, ये इसके अंदर डालो। तो आपको ऑलमोस्ट सवाल तो एसएससी के मिलते हैं प्रीवियस ईयर, चाहे वो प्री के हो, मेंस के हो, या फिर सीडीएस के कुछ सवाल भी इन्वॉल्व कर देते हैं। तो इसका मतलब लेवल तो आपका यकीनन थोड़ा सा बढ़ के चलेगा। अब क्लासेज आप एक तो देखो रेगुलर देखा करें, प्लस इनके नोट्स बनाया करें। अगर ये काम आप नहीं करेंगे, प्रैक्टिस के लिए बुक बता रखी है, शारदा पब्लिकेशन वाली बुक मेरे को ठीक लगती है स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी करने के लिए, रेलवे के लिए। अगर एसएससी के लिए कहते हो नहीं, वो सफिशिएंट नहीं है एसएससी के लिए बुक, ठीक है भाई। तो उस बुक की प्रैक्टिस पैरेलल में करते रहें। और किसी भी टाइप का आपको कोई इश्यू फील होता है कि सर चीजें ऊपर से जा रही है, ये हो रहा है, कमेंट करें। कमेंट में आप सजेशन रख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, उन्होंने कोई अपना जेन्युइन इश्यू रखा है, ये समस्या है, तो बिल्कुल उनको रिप्लाई भी दिया मैंने कमेंट के थ्रू ही यूट्यूब के ऊपर, ठीक है भाई। तो एक तो आपको ये काम करना है। सेशन अगर आपको अच्छे लगते हैं कमेंट जरूर किया करें, लाइक किया करें, इनको शेयर किया करें। लिंक शेयर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अपनी जो पीडीएफ है वो शेयर किया करें। रीजन क्या है, आपको ये लगता होगा इस साइड के अंदर खड़ा होना, आप उस साइड हैं इसके और मैं इस तरफ हूं आपके स्क्रीन के, तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत कम बच्चे फील कर पाते हैं कि डिफरेंस एक्चुअल के अंदर किस चीज का है। तो यहां पर आपके लिए मैं इतना डेडिकेशन लगा रहा हूं, कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि बेटी इस टीचर के लिए 5 मिनट निकालते हैं, पीडीएफ को इधर उधर घुमा देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या आप उस बात को प्रूव कर देंगे कि देश के अंदर पढ़ाने वाले टीचरों की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर सारे के सारे वो चाहिए जो हवाबाज हो, आपको हर सवाल के साथ ये कह दें कि ये चमत्कारिक सवाल है, ये कर दें। अगर मैं चाहता तो क्या फर्क पड़ता भाई, 1 घंटे की क्लास ले लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 मिनट की ले लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस 90 दिन टाइम पास करना होता तो एक बात बताओ किसे पड़ी थी, 500 सवाल करवा के भी 90 दिन का टाइम पास किया जा सकता है, 400 सवालों में भी किया जा सकता है कि थ्योरी है, जहां कहीं भी आई प्रूफ करते रहो। बहुत सारी चीजें साइड में आपने देखी होंगी, मैं सीधे पहले उनको तैयार करता हूं एक प्रॉपर मैनर में, जिससे कि किसी बच्चे का टाइम किल ना हो। बार बार मैं ये नहीं लिखता आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है भाई, स्केलेन ट्राइंगल, इस हिसाब से फिर लिखेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो ये जो बात लिखी जाएगी ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, स्केलेन ट्राइंगल हो गया, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, आपने ऑब्जर्व किया वो कहीं शब्द तक नहीं लिखा मैंने। रीजन राइट साइड में आपके सारा का सारा छपा पड़ा था। तो जो काम करना होता है उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी टाइम डालना पड़ता है। अगर आपको ऐसी कोई इंपॉर्टेंट समझ आ रही है मेरी मेहनत की, तो कम से कम आप इन सेशन को शेयर किया करें। बाकी आपकी मर्जी है, मैंने जो सोचा है वो एटलीस्ट रेलवे तक तो मैं आपके लिए करवाऊंगा।
भविष्य में फिर प्लान करेंगे कि भाई हमें आगे किस चीज की सीरीज स्टार्ट करनी है। वो एसएससी होगा, बैंक होगा, सीडीएस होगा, या फिर कोई और XYZ एग्जाम होगे। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।